इंडियन स्पोर्ट्स जब यंग गर्ल्स कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं उस समय अगर वो पीरियड्स में है तो वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द बॉडी वी टीच देम। आप मानोगे नहीं बट पेट केयर is larger than feminine hygiene in India. Out of 100 menstruators जो कि पीरियड में है सिर्फ 17 women were using a period care product. बाकी लोग ashes, dust, old clothes, banana leaves, newspaper ये यूज करते थे। लोग ना नींबू मिर्च लगा लेंगे लेकिन सेफ्टी में खर्चा नहीं करेंगे। मिनिमम से मिनिमम अगर आप कपड़ा छोड़ दो अगर सैनिटरी पैड्स यूज करते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपए 600 रुपए साल का। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ये तो 12 साल से हम कपड़ा ही लगाते हैं। वही एक कपड़ा लगाए रखी है मेरे, उससे दोनों जांघें कट गई, छिल गई, अभी तक धाग पड़ गए उस पे। हस्बैंड को नहीं पता होता है कि उसकी वाइफ जंप कर रही है। इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। पीसेफ में जो हमारी सबसे बड़ी वर्टिकल है मेंस्ट्रुअल कप्स, रियूजेबल पैड्स, बायोडिग्रेडेबल पैड्स, टैम्पॉन्स, डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज, दोज आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉन पैड कैटेगरी का। डोमिना बाय पीसेफ जो है हमारा ब्रांड, उसके अंदर फीमेल कॉन्डम्स, लुब्रिकेंट्स, मसाजर्स वो सब हमने निकाला। बाय वेयरिंग कॉन्डम्स दे आर एक्चुअली टेकिंग चार्ज ऑफ देयर अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड अनवांटेड डिजीज। औरतों को ये हक है कि वो सेक्स के दौरान अपनी सेफ्टी का कंट्रोल खुद ले। Any campaign that backfired being too bold. Do you see sex positive branding as a ethical activism or smart growth hacking? Where is the line? Critics say brands like PSafe sometimes profit from women's fear of, UTI, hygiene, anxiety. 1 in every 2 women suffer from UTI. It can happen because of unsanitized washroom also. घर में अगर एक कपल से ज्यादा वहाँ रहते हैं, आपके बच्चे भी यूज कर रहे हैं आप, so that becomes a public toilet. आपको ये आइडिया कैसे आया? मेरी वाइफ और मैं ट्रैवल कर रहे थे, she fall sick and she was diagnosed with UTI and she was hospitalized. Even 20% of the men suffer from UTI. So PSafe ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको जो रिस्क है UTI का वो कम करता है। किस तरह के जनरली रोल्स आप हायर करते हो? सेल्स ऑफिसर्स, एरिया सेल्स मैनेजर्स, ऑपरेशनल गाय, डिजाइन टीम, कंटेंट में है, पैकर्स, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स को जो ऑपरेशंस वाले लोग रोल हैं उनको हायर करते हैं। सो कोई इस कैटेगरी में आ क्यों नहीं रहा? Do you want to know how a D2C brand scales from one product to 50 SKUs, sells in 45,000 stores, and enters 22 countries? This podcast is exactly that playbook, straight from the founder himself. Today, we have with us Mr. Vikas Bagaria, founder and CEO of PSafe, a brand that literally changed how India talks about hygiene, periods, and sexual wellness. From building a toilet seat sanitizer after personal UTI incident to making PSafe a global category leader, Vikas shares the exact tactics for product launches, building the retail distribution, fighting counterfeits, and scaling the FMCG brand profitably. But wait, we have a bonus for you. There are real job opportunities Mr. Vikas has shared with us, which you will get to know if you watch this episode till the end. So if you are a founder, marketer, or someone who wants to work in India's next big D2C rocket ship, this episode will give you answers you won't find in any MBA class. So subscribe and comment on the podcast if it has added value to you, which really encourages me to go extra mile on this. And do let us know which kind of guest you want more on our podcast. Let's dive in. वेलकम मिस्टर विकास बगाड़िया, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ आकाश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अभी आज के टाइम में आपका क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, प्रोडक्ट्स और क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं? नो, पीसेफ एक फेमिनिन हाइजीन ब्रांड है एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पीरियड केयर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, टॉयलेट हाइजीन, सेक्सुअल वेलनेस। तो इसमें कुछ भी करो वो नया होगा बिकॉज पेनिट्रेशन इतना कम है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट opportunity जो कि एक awareness create करेगा and I think PSafe is in this journey with a purpose of spreading the awareness and making life easy for our women from puberty to menopause. So कोई इस कैटेगरी में आ क्यों नहीं रहा है? मतलब अभी कुछ साल हो गए आपको ये बनाते हुए, और स्पेशली सैनिटाइजेशन जो आपका टॉयलेट वाला जो प्रोडक्ट है उस पर और कोई प्रोडक्ट आया है अभी उसके बाद आपने जब से किया? बिकॉज दिस अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो अभी बेसिकली कैटेगरी क्रिएटर था। सो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर जो हमारा पहला प्रोडक्ट था, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, PSafe इडियट प्रूफ नेम है, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे, जो 2013 में हमने डिस्कवर किया था और
2017 में हमने कंपनी चालू की थी। सो ऐसा नहीं है कि लोग इस इंडस्ट्री में आए नहीं है, इस कैटेगरी में आए नहीं है, बिकॉज ये बहुत एक अवेयरनेस बेसिस प्रोडक्ट है। धीरे धीरे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका वो हैबिट चेंज कर रहे हैं कि भाई आप वॉशरूम जा रहे हो, चाहे घर हो, ऑफिस हो, बाहर हो, आप उसमें स्प्रे करके बैठो। सो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोग आए हैं, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं। हमें भी बहुत टाइम लग रहा है, बट वी आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, आई कैन से दैट। इंडिया के सिवाय बाहर भी बहुत जगह हम बेचते हैं इसको। बट धीरे धीरे कंपटीशन आ रही है और वो अच्छी है, बिकॉज से क्या हो रहा है कि पाई बड़ा हो रहा है। पाई बड़ा होगा और उसके अंदर अगर हमारे मेजोरिटी शेयर्स रहेंगे, मार्केट शेयर रहेंगे, दैट विल बी गुड फॉर अस। बट इट विल टेक टाइम। अभी सिर्फ 7 साल हुआ है कमर्शियली लॉन्च किए हुए। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड, बट ऑनेस्टली 2.5 लाख लोग इसको यूज़ करते हैं एवरी मंथ, राइट? जो खरीदते हैं इसको 2.5 लाख लोग, और रिपीट अच्छा है इसके अंदर। सो जब तक हम इसको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख महीने के नहीं बेचें, तब तक तो ये इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी। बट येस, अंडर फेमिनिन हाइजीन, टॉयलेट हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ यूटीआई। जो यूटीआई होता है, यूरिन इन्फेक्शन होती है, इवन मेन को होता है। 20% ऑफ द मेन इन देयर लाइफ स्पैन सफर फ्रॉम यूटीआई। 1 in every 2 women सफ़र फ्रॉम यूटीआई। सो पीसेव ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको जो रिस्क है यूटीआई का वो कम करता है, बिकॉज आप उसको टॉयलेट सीट पर स्प्रे करके बैठते हैं। व्हेन क्लीन इज नॉट इक्वल टू सैनिटाइज्ड। सो वो बैठते हैं तो जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उसकी वजह से ये होता है इन्फेक्शन। सो क्या होता है कि इकोलाई बैक्टीरिया टॉयलेट सीट पे पाया जाता है। काफ़ी रीजंस हैं यूटीआई के। आप पानी कम पीते हो, इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन योर पी, क्योंकि वॉशरूम गंदे आप जाओगे नहीं, और इफ़ यू सिट ऑन द टॉयलेट सीट विच इज़ इन्फेक्टेड विद इकोलाई बैक्टीरिया और एनी अदर बैक्टीरिया। दीज आर द फ्यू रीजंस, बट देयर आर मेनी अदर रीजंस एज वेल जिससे कि यूटीआई हो सकता है। जो टॉयलेट बॉर्न इन्फेक्शंस है उसको हम मिनिमाइज करते हैं, उसको हम हटा नहीं सकते, हम उसको मिनिमाइज करते हैं। जैसे कि हम हाथ धोते हैं तो भाई हाथ हमारा साफ रहे, तो वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन है कि आप जब टॉयलेट सीट पर बैठें तो आप उसको स्प्रे करके बैठें। एज सिंपल एज दिस। बट ये तो काफ़ी लॉजिकल लगता है कि ये होना चाहिए जब हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये अडॉप्शन और अवेयरनेस इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज कोई भी चीज़ अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं उसको टाइम तो लगता ही है। हैंड सैनिटाइजर कितने सालों से था, क्योंकि कोविड ने ही लोगों को सिखाया कि भाई हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है। तो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर भी है। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बॉटल बेच चुके हैं हमने आज तक। बट उसको स्पीड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ जब बाहर ट्रैवल करते हैं तब यूज़ करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारी जो ऑफिस की वॉशरूम है वो भी एक पब्लिक टॉयलेट है। अगर हम 5 स्टार होटल जा रहे हैं वो भी एक पब्लिक टॉयलेट है। अगर हम घर में, अगर इफ़ यू आर लिविंग विथ मोर देन 2 पीपल, अगर एक कपल से ज़्यादा वहाँ रहते हैं, अगर इफ़ यू यूजिंग 2 वॉशरूम्स, वो दोनों वॉशरूम भी पब्लिक टॉयलेट है। तो जब ये अडॉप्टेबिलिटी आएगी और जब हम ये स्टार्ट यूज़ करना शुरू करेंगे, तो देखिए आप कितने जल्दी ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। पब्लिक टॉयलेट का परसेप्शन यही रहता है ना कि कोई बाहर वाला कर रहा है, बट एक्चुअली ये होना चाहिए कि कोई भी इंसान जिससे आप इंटीमेटली कनेक्टेड नहीं हो, वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं हो उस लेवल पे, तो उस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये मल्टीपल लोगों का ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ रहते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस, वो होता है, राइट? एकदम ठीक बोला आकाश आपने, एकदम एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया। अदर देन अ कपल, अगर आपके आपके बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, आपके ब्रदर भी यूज़ कर रहे हैं वो, या आपके पेरेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स बिकम्स अ पब्लिक टॉयलेट। अगर आपके घर में एक हाउस पार्टी है और अगर जो आपके पाउडर रूम है वो एक्चुअली पब्लिक टॉयलेट है, बिकॉज लोग कैसे यूज़ करते हैं आपको नहीं पता। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि घर में भी टॉयलेट सीट सैनिटाइजर आपके सिंक के पास में पड़ा होना चाहिए, कमोड के पास में होना चाहिए, ताकि आप उस पर स्प्रे कर सके, इस पर बैठ सके। आई थिंक दैट देन ओनली इट विल बी अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। अभी नहीं है इतना। सो आपको ये आइडिया कैसे आया? वन ऑफ द ट्रैवल, सृजना मेरी वाइफ और मैं ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस, अहमदाबाद में शी फॉल सिक, और इतना सीवियर था कि हमें वापस दिल्ली आना पड़ा। एंड शी वॉज डायग्नोस्ड विद यूटीआई एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। व्हेन शी वॉज रिकवरिंग, तो हमने ये सोचा कि हम कहाँ कहाँ गए थे। डॉक्टर कहा कि यूटीआई है, यूटीआई कैन हैपन विद मेनी रीजंस। तो मुझे कि ऐसा क्या किया जाए, एंड बिकॉज आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर, आई वॉज रनिंग फ्यू बिजनेसेस, तब मैंने रिसर्च की कि ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था जो बैक्टीरियाज हैं, बेसिकली इकोलाई बैक्टीरिया, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्ट करता है, उसको वो किल कर सके या उसका ग्रोथ को मिनिमाइज कर सके। सो दिस इज हाउ द आइडिया केम इन, एंड द नेम पी सेफ श्रीजना ने सजेस्ट कराया था। वो एकदम इडियट प्रूफ नाम था, इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता। सो आई थिंक दैट इज हाउ द स्टोरी ऑफ पी सेफ अ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्टार्टेड। तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे और पहला प्रोटोटाइप आपने कैसे बनाया? जस्ट 6 महीना पहले मैंने safetycart.com लॉन्च किया था। 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, 16 दिसंबर 2012। सो उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने safetycart.com बनाया था, जब इवन अमेजॉन इंडिया में नहीं आया था, आने वाला था। 2013 में अमेजॉन आया था। सो आई स्टार्टेड एन ई कॉमर्स वेंचर जिसके अंदर आई वॉज सेलिंग सेफ्टी प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, होम, ऑफिस, एडवेंचर,
वो सब प्रोडक्ट लाके बाहर से, इंडिया के बाहर से उसको बेचता था, बट इंडिया में सेफ्टी तो बिकती नहीं है, सेफ्टी डजंट सेल इन इंडिया। तो उसी समय 2013 में वी डिस्कवर्ड पी सेफ। सिंस आई वाज एन एंटरप्रेन्योर फॉर अ बिजनेसमैन फॉर मेनी इयर्स, तो मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ, इतनी मुश्किलें नहीं आई कि इस प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। सो अराउंड 3 से 6 महीने के अंदर हमने प्रोटोटाइप डेवलप किया एंड देन स्टार्टेड सेलिंग। बट इट टुक मी 3 years टू रियलाइज़ कि इसको एक ब्रांड बनाना है। तब जाके हमने 2017 में हमने कंपनी बनाई और इसमें पी सेफ करके एक ब्रांड चालू किया। प्रोटोटाइप में आपने मेन तो यही सोचा होगा कि इसको कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं। जनरली अल्कोहल्स जो हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ होते हैं, उसी तरह का आपने कुछ बनाया था उसमें? नहीं, देखो ये एक एरोसोल कैन के अंदर है। इसके अंदर कुछ कॉम्पोजिशन रखे हैं जो कि एक सरफेस के ऊपर अगर स्प्रे करें तो पहला कि वो 10 सेकेंड के अंदर इवापोरेट हो जाए, और उसके अंदर ऐसी कॉम्पोजिशन है जिसके कारण अराउंड 7 to 8 बैक्टीरियाज जो कि कॉमनली आपको एक वॉशरूम में मिलते हैं, वो उसको ख़त्म कर सके। बट आप जैसे आपने बोला कि आप वुमेन सेफ्टी पे भी काम कर रहे थे, आपने सेफ्टी कार्ड चालू किया, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स थे, आपको नहीं लगा कि ये थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा? जो आप ऑलरेडी बना रहे हो वो भी आपका नेसेंट स्टेज पे ही था आई थिंक। जब आप एक बिजनेस चलाते हो, आपको अगर 1% भी पॉसिबिलिटी लगता है, आप उसके पीछे जाते हो। और पी सेफ वॉज अ प्रोडक्ट विच वॉज डिस्कवर्ड फॉर लव बाय लव। वो एक प्रोडक्ट था विद इन मैनी अदर प्रोडक्ट्स, रादर देन सेलिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके अंदर एक प्रोडक्ट पी सेफ हमारा है। सो आई थिंक दैट रियलाइजेशन आया, देरी से आया, बट बिकॉज इंडिया में ना आप कुछ भी कर लो, सेफ्टी नहीं बिकती है अभी भी। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास क्या फायर एक्सटिंग्विशर है घर में? घर में तो नहीं है। नहीं है ना सर। आपके पास क्या गैस लीक इंडिकेटर है? आई डोंट थिंक सो। सो बताइए, ये सब चीज़ मैं बेचता था। आज 13 साल बाद भी लोग उसको घर नहीं खरीदते हैं, बिकॉज दीज आर स्मॉल थिंग्स जो आपको सेफ रखता है। सो रियलाइज कि आप लोग है ना नींबू मिर्च लगा लेंगे लेकिन सेफ्टी में खर्चा नहीं करेंगे। अवेयरनेस का मैंडेट नहीं है ना शायद। नो, आई थिंक ये अवेयरनेस नहीं है यार, ये खर्चे की बात है। आप एक बात बताओ, आज से 20 साल पहले राइट, हेल्थ इंश्योरेंस कौन लेता था? हम जाके टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस ले लेंगे कि यार पता है क्या है कि वो जो पैसे जमा होगा ना, तब जाके वो जब मेच्योरिटी आएगी तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं था? क्योंकि यार एवरी ईयर हमें 10,000 20,000 रुपया देना है। यार मैं अगर बीमार नहीं पड़ूंगा तो 10,000 20,000 रुपया वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपको वापस नहीं मिलता। बट धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि दिस इज योर सेफ्टी। यस। तो आज सेफ्टी प्रोडक्ट्स में भी लोग को नहीं है। आप बताओ, सीट बेल्ट लोग क्यों पहनते हैं? बिकॉज उनको चालान का डर है। हेलमेट क्यों पहनते हैं? कि उनको चालान का डर है। ये नहीं कि मैं उसके कारण मेरे को नुकसान होगा। बट यही मैंडेट की मैं बात कर रहा था कि जैसे वो चालान और सब रखा है ना, वैसे ही गवर्नमेंट को एजुकेशन अगर इस पे दे और मैंडेट कुछ डाले कि आपके मतलब सोसाइटी में मैंडेट होता है फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, तो ऐसा मैंडेट आना चाहिए आपके हिसाब से? गवर्नमेंट कांट फोर्स एनीथिंग विच इज इन योर प्राइवेट एरिया, राइट, जो आपके प्राइवेट डोमेन में है। आप पब्लिक में जाओ तो पब्लिक में तो है, बिकॉज व्हेन यू आर आउटसाइड, व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, आपको पहनना पड़ेगा। बट ये हमारी खुद की रियलाइजेशन है। बाकी और सोसाइटी बाहर चले जाओ, इंडिया से बाहर में लोग खुद की सेफ्टी पहले देखते हैं ना। ऐसी मेंटालिटी क्यों है? आई थिंक वी एज अ सोसाइटी हम ऐसे हैं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो सोसाइटी हम उस तरह से ग्रो किए हैं, वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। इज इट बिकॉज कि जो हमारा अभी पिछले 50 साल अगर बोलेंगे तो रोटी कपड़ा मकान में ही गया, अब थोड़ा सा पिछले 10 12 साल 15 साल में वो ओब्वियसली अच्छा गया है, बट इज इट बिकॉज ऑफ दैट कि लोग पहले अपना बेसिक नेसेसिटीज पूरा करना चाहते हैं? आप बोल सकते हो, आई विल अग्री टू इट। एजुकेशन बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब कोई। आज कोई को खाने को नहीं है तो वो कहाँ से सेफ्टी करेगा? करेक्ट। टू गिव यू एन आइडिया, 2017 में जब मैंने पीसेफ स्टार्ट किया था, द पैड का जो पेनिट्रेशन था इंडिया में, या पीरियड केयर का पेनिट्रेशन था, 17% था। आउट ऑफ 100 मेनिस्ट्रेटर्स जो कि पीरियड में है 100, सिर्फ 17 वुमेन वर यूजिंग अ पीरियड केयर प्रोडक्ट। बाकी लोग एशेज, डस्ट, ओल्ड क्लॉथ्स, बनाना लीव्स, न्यूज़पेपर ये यूज़ करते थे। 2017, आज है 2025, राइट। ऑलमोस्ट 27 से 30% लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ आप समझ लो 10 से 13% इंक्रीमेंट हुई है। अगर मैं कंपेयर करूँ श्रीलंका ऑलरेडी 97% पेनिट्रेशन है, यूएस 100% पेनिट्रेशन है, चाइना 95% पेनिट्रेशन है। हम बहुत पीछे हैं अगर हम कोई चीज़ की अडॉप्टेबिलिटी करें तो बहुत स्कोप है इसमें आगे जाने के लिए। दिस इज माइंड बॉगलिंग नंबर। 17 27% क्या होता है? मतलब इट इज़ लाइक हमें तो लगता है कि नेचुरली ऑफ कोर्स जो हम जानते हैं, बट ये क्या अफोर्डेबिलिटी की वजह से है? अफोर्डेबिलिटी आप बोल सकते हो, क्योंकि आज अगर पूरे साल में जो सबसे लोएस्ट मोस्ट इनएक्सपेंसिव एड्स होते हैं, वो भी आपके पूरे साल में अगर आपको 14 साइकिल्स आती है 12 महीने के अंदर में,
तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप कपड़ा छोड़ दो, अगर सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हो, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपये, 600 रुपये साल का। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। सो आई थिंक अगर इस माध्यम से मैं बोलूँ कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि यंग बच्चे लोग मेरे पास आते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे सैनिटरी नैपकिन्स डोनेट करनी है। ये धीरे-धीरे चेंज हो रहा है, पहले तो कोई बात तक नहीं करता था। आजकल तो हम ओपन कन्वर्सेशन कर रहे हैं अबाउट पीरियड्स, अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स। आई थिंक दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। और जिस तरह से अभी 7 साल लग गए 17 से 30% आने में, आई थिंक अगले 10 साल में विल गेन अनदर 25% to 30% penetration. Another 20 years may will be somewhere near to 80 to 95% penetration. I think this is a great sign. और हम सबको करना है। अगर आप अपने घर में आपकी जो मेड सर्वेंट्स हैं या गार्ड्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, अगर उनसे पूछ के अगर हम अर्बन पुअर को स्टार्ट करें, तो आई थिंक धीरे-धीरे ये गाँव तक जाएगा और ये डिस्कशन चालू होना। बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़, दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेनन। इफ अ वुमन इज़ चमिंग, अगर वुमन पीरियड्स पर है, शी इज़ द मोस्ट हेल्दी पर्सन अराउंड। इस पे तो अभी आई थिंक ज़ीरो टैक्स ही है ना पैड्स पे तो। जी हाँ, एग्ज़ेम्प्टेड है। तो उसके बाद अफोर्डेबिलिटी क्यों नहीं है? मतलब कॉस्ट क्या कंपनी ज़्यादा रखती हैं? नहीं यार, आप देखो इसके अंदर मार्जिन भी बहुत कम होता है, आप ये कर रहे हो तो अफोर्डेबिलिटी वही होगी ना। मैंने आपको 600 रुपया बोला, 600 रुपये पूरे साल का। और सेफ्टी कार्ट में जो आपने ये प्रोडक्ट्स लाए, किस-किस तरह के प्रोडक्ट्स थे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वुमेन सेफ्टी के ऊपर स्टार्ट किया था। हमने पेपर स्प्रे अवेलेबिलिटी लगाई, लोग को मिलते नहीं थे। बिकॉज़ ई-कॉमर्स था तो वी स्टार्टेड शिपिंग काफ़ी पिन कोड्स में। हमारे पास एक अलार्म था, व्हिसल था, जियो ट्रैकिंग डिवाइसेस थे और वो बाहर से लेके आता था, इंडिया में अवेलेबल नहीं था तो काफ़ी महंगा था। कार सेफ्टी प्रोडक्ट्स थे हमारे पास कि अगर एक छोटा-सा की चेन में एक डिवाइस लग जाता था, अगर गाड़ी के अंदर पानी भर गई, तो गेट नहीं अगर खुलता है, विंडोज़ नीचे नहीं होता तो आप काँच को तोड़ सकते थे छोटे से डिवाइस से। रेस्क्यू मी, देन उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर घर में लगाने के लिए, चाइल्ड प्रूफिंग, अगर कोई बच्चा घर में है, छोटा बच्चा है, टॉडलर है या इन्फेंट है, तो टेबल के पास में जो कॉर्नर गार्ड्स हो गए, गेट गार्ड्स हो गए, फ्रिज गार्ड्स हो गए, ड्रॉअर गार्ड्स हो गए। सो दीज़ काइंड ऑफ धीरे-धीरे प्रोडक्ट हमने सेफ्टी के, स्पोर्ट्स के लिए हेलमेट्स, ग्लव्स, नी गार्ड्स। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, कोई भी तरह की सेफ्टी हो, इंडस्ट्रियल सेफ्टी छोड़ के पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी कंप्लीटली, वो भी नॉन इंडस्ट्रियल। अब मी एंड यू अगर हम बाहर जाते हैं, घर में करते हैं, तो क्या चीज़ चाहिए? चाहे वो सोलर का एक बैटरी हो, या अगर आप बाहर जा रहे हो, कैंपिंग में जा रहे हो, आप ट्रैकिंग में जा रहे हो, तो आपके पास एक इस तरह की टॉर्च थी मेरे पास कि आप उसको वाइंड करते रहो और वो उसमें बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो, बैटरी नहीं चाहिए आपको। अच्छा। एक प्रोडक्ट था लाइफ स्ट्रॉ, वो स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है, वो एक स्ट्रॉ बना हुआ है प्लास्टिक का, आप कोई भी पानी में डालो, राइट? और उससे उससे पियो, वो पूरा फ़िल्टर होके पानी आता था, अच्छा, राइट? लाइफ स्ट्रॉ, इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन। तो इम्पोर्ट आप करते थे बाहर से जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स आपको वर्ल्ड में दिखते हैं, जो इंडिया में आने चाहिए? एब्सोल्युटली, वो बिकॉज़ 2002 में जो मैंने अपनी कंपनी चालू की थी यूएस में कंपनी के साथ मिलके, तो इम्पोर्ट वाज़ माय फोर्टे, हाउ टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टू सेल इन इंडिया। दोज़ वाज़ टुवर्ड्स B2B, वो एरोस्पेस डिफेंस, ट्रांसफॉर्मर्स और हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स में था। ये सब प्रोडक्ट्स भी ईज़ी था मेरे लिए बिकॉज़ आई हैड एक्सेस टू दोज़ मार्केट्स। वो तो बहुत बड़े प्रोडक्ट्स हैं, वो तो काफ़ी हेवी। वो प्रोडक्ट नहीं इम्पोर्ट करता था, उसके अंदर एक डिवाइस लगती थी, वो अच्छा। डिवाइस करता था, वो बहुत छोटे होते थे डिवाइस। सो आपने जब ये इतने सारे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपने कार वो रेस्क्यू मी वाला जो आपने प्रोडक्ट बोला, तो बहुत हेल्पफुल है। अगर बाढ़ वाड़ आई, गाड़ी अंदर है, तो आपको ऑब्वियसली तोड़ने में 499 रुपए, 499 रुपीज़, और गॉड फॉरबिड आपको ज़िंदगी में कभी यूज़ करना पड़े। बट 499 रुपीज़ का एक की चेन आपको अपने गाड़ी में हमेशा रख चाबी के साथ लगा रहना चाहिए। बट ऑनेस्टली लोग उसको भी नहीं खरीदते थे। प्रॉब्लम ये था, यार मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अभी मिलता है? मेरे पास है, अगर आपको चाहिए मैं भेज देता हूँ। नहीं, मैं इसको बेचना छोड़ दिया हूँ, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है, यूएस में है। तो ये आप यूएस भी मतलब सेल करते हो? सेफ्टी प्रोडक्ट्स सिर्फ इंडिया में बेचता था। पीसेफ के प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे 22 कंट्री में बिकते हैं। तो अभी सेफ्टी कार्ट अभी चल रहा है? अनफॉर्चुनेटली नो, ऑनलाइन पूरा बंद हो गया है। अब उसमें ऑफलाइन में आ गए हैं। ऑफलाइन में हम B2B करते हैं, हमने कंज्यूमर छोड़ दिया है, B2C एकदम छोड़ दिया है। इसके अंदर हम स्कूल सेफ्टी के प्रोडक्ट्स देते हैं, प्ले स्कूल्स को, और प्राइमरली इसके अंदर हमारा सेफ्टी कटर्स हैं, वेरी हाई एंड सेफ्टी कटर्स, जो कि FMCG कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, F&B कंपनीज वो यूज़ करती है। सिरेमिक कटर्स, जो कि आप कोई चीज़ काटो कट जाएगा, लेकिन आपके हाथ नहीं कटेंगे उससे, उस तरह की चीज़ें हैं। रिट्रैक्टेबल थ्रेड्स हैं, सिरेमिक ब्लेड्स हैं,
सो अगेन वेरी इनोवेटिव, जो इंडिया में नहीं है कोई के पास, वो हम लेके आते हैं। आपने B2C क्यों बंद कर दिया? कंपनी में क्या है ना, एक रेगुलेशन आ जाती है, वहाँ मैंडेट होता है, वहाँ ओशा एक्ट है, वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, जो जहाँ ओशा इम्प्लीमेंट है वहाँ उनको यूज़ करनी पड़ेगी। पर्सनल इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप देख लो, मैं फेमिनिन हाइजीन में हूँ, सेफ्टी में उस समय था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सेल। नींबू मिर्च बेच सकते हैं लेकिन सेफ्टी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। सो इसीलिए ऑफ कोर्स मैं उस बिज़नेस को नहीं देखता हूँ। ऑलमोस्ट 7 साल पहले इट वॉज प्रोफेशनली मैनेज नाउ, बट ऑटोमेटिकली चल रहा है, ऑटो मोड में चल रहा है, लोग देखते हैं, मैं उसको नहीं देखता हूँ। बट हाँ, ये रियलाइज़ कर लिया कि यार लोगों को नहीं बेचूंगा, कंज्यूमर को नहीं बेचूंगा, इंडस्ट्री को बेच दूंगा जहां उनकी मैंडेट है। प्रोबेबली नींबू मिर्ची को के डिस्गाइज करके प्रोडक्ट बेचो आप, हो तो सकता है। बिकेगा। आप देख लो रास्ते में कितने नींबू मिर्च दिखती है गाड़ी में लगे हुए आपको। सही बात है, लेकिन वो कीचेन नहीं मिलेगा। वैसे तो मैं अगर देखूं तो आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स में ट्राई किया है, आपकी क्या लर्निंग रही सर इसके बारे में, कि मतलब क्या चीज़ें आपको बहुत डीप कंज्यूमर इंसाइट्स आया होगा प्रोबेबली इन लास्ट 13-14 ईयर्स जब आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचे? मेरी सबसे बड़ी लर्निंग्स ये हैं कि, और आई डोंट नो ये मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है या नहीं, कि मैं उसी कैटेगरी उसी प्रोडक्ट में जाता हूँ जो कोई करता नहीं है। उसका टैम बहुत छोटा होता है। लोग बोलते हैं ये गलत है, बट ठीक है यार, आई थिंक दिस इज हाउ आई मेड। मैं ब्यूटी में नहीं गया जो कि इतनी बड़ी कैटेगरी है। आप मानोगे नहीं, बट पेट केयर इज लार्जर देन फेमिनिन हाइजीन इन इंडिया। आप समझ सकते हो, हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन Shocking. है। यू नो, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट सर्कल में बोलते हैं टैम नहीं है, तो ठीक है, टैम नहीं है, बट धीरे धीरे कैटेगरी ग्रो कर रहे हैं। इफ आई हैव टू यूज द वर्ड मिशन और विजन, आई थिंक आई वॉज ऑलवेज टूवर्ड्स पर्पस। पीरियड केयर प्रोडक्ट्स में कैसे ऑल्टरनेट पीरियड केयर दे सके। सो मैं पीसेफ में जो हमारी सबसे बड़ी वर्टिकल है वो है मेंस्ट्रुअल कप्स, रियूजेबल पैड्स, बायोडिग्रेडेबल पैड्स, टैम्पॉन्स, डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज, रियूजेबल पीरियड पैंटीज। दोज आर प्रोडक्ट्स विच आर नॉन पैड कैटेगरी का। जब मैंने स्टार्ट किया था 100 में से ओनली 99% वॉज पैड, 1% वॉज नॉन पैड। आज के दिन वो 10% नॉन पैड्स हैं लास्ट 8 साल के अंदर में। यूएस में ऑलमोस्ट 55% नॉन पैड्स है, चाइना में ऑलरेडी 45% नॉन पैड्स है। इंडिया में नेक्स्ट 5 साल में नॉन पैड विल बी क्लोज टू 25-30%। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि लोग को लैंडफिल्स में प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, आप काफ़ी देर तक पहन सकते हो, कन्वीनियंट है, बट ये एजुकेशन का है। हो सकता है कि मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँ इस इंडस्ट्री को। आई एम 52 नाउ, बट आई थिंक मेरे जैसे काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि जुड़े हैं व्हेन पीसेफ द फर्स्ट, राइट। उसके बाद काफ़ी लोग ने स्टार्ट किया, कम से कम 15-20 लोग हैं, छोटे बड़े लोग। अगर मैं इनकम्बेंट्स को हटा दूं जो कि मल्टीनेशनल्स हैं, एंड दे आर ऑल हेल्पिंग टू क्रिएट द कैटेगरी और ग्रो द कैटेगरी, एंड आई ऑलवेज वेलकम ऑल माय को एंटरप्रेन्योर्स को कि वो आके इस कैटेगरी को बढ़ाए, बिकॉज अकेले से काम नहीं होगा। And being one of the earliest, being one of the eldest, I can say that, or not eldest, I'll say the oldest rather. I always think that काफी लोग आए और इस कैटेगरी को बढ़ाएं। उस कैटेगरी में अब जिसके पास जितना दम है वो अपना लेके जाए। सो आपने अभी इतने सारी कैटेगरीज बनाई, बहुत सारे हेडविंड्स देखे आपने, लेकिन अब ये जो आपका अभी का एड्रेसेबल मार्केट है, ये कितना बड़ा है? अभी कितना बड़ा ये इंडस्ट्री बन चुका है? अगर मैं फेमिनिन हाइजीन इंडस्ट्री लूँ तो आज के दिन फेमिनिन हाइजीन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का है। इंडिया में? इंडिया में। यूएस में $5 बिलियन का है। यूएस की पॉपुलेशन 300 मिलियन है, जिसमें से हाफ अगर कर लो वुमेन हो गए, समझो 150 मिलियन। 150 मिलियन में से जो मेनिस्ट्रेटर हैं वो होंगे ऑलमोस्ट 100 मिलियन के नीचे, 70 मिलियन होंगे। इंडिया में 140 के हाफ 600 में से 300 मिलियन, फिर भी वी आर लेस देन $1 बिलियन, ऑलमोस्ट क्लोज टू $1 बिलियन इंडस्ट्री। सो जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब 3,000 करोड़ का था, 3,500 करोड़ का था। 3,500 करोड़ से आज वो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास है। बट नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 9,000 करोड़ विल बी अराउंड क्लोज टू 20,000 करोड़ हो जाएगा, बिकॉज अब ग्रो फास्ट होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग आए हैं थैंक्स टू द इंस्टाग्राम, थैंक्स टू लोग जेंजीज। मतलब आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द जेंजीज बिकॉज दे आर right on your face. If they are on periods, they'll say they are on periods. India is changing, and that is good for the category. It's good for the entire industry. जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। मैंने तो बहुत कुछ
4-5 साल में देखा है वुमेन आर वेरी स्पोकन अबाउट इट एंड वी ऑलवेज हैव टू बी कंसिडरेट कि क्या चल रहा है, छुट्टी चाहिए, ये वो। तो आज के टाइम में जैसे आपने बोला जेन जी, इवन मिलेनियल्स के मतलब एंड ऑफ द जनरेशन में देख रहा हूँ कि वो वह है कि मतलब पीपल आर मोर स्पोकन अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे वांट सम बैलेंस आउट ऑफ इट, हाउ दे वांट देयर मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड, विच इज़ वेरी गुड। मतलब वो चाहिए भी, क्योंकि आप बात नहीं करोगे तो पता नहीं चलने वाला, टैबू नहीं रह गया है। टैबू मैं बोलूँगा वो सिर्फ इंस्टाग्राम जनता के लिए नहीं है, बट भी 11% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए नहीं है, बट अभी भी टैबू बहुत है। गाँव में है, मिडिल टियर 2 क्लास टियर 3 में है। टियर 1 में भी है, Tier अर्बन 1 में पुअर्स है। भी हैं, ऐसे-ऐसे फैमिलीज़ हैं हम्म। यहाँ पर की जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, वहाँ पर भी हैं। हस्बैंड को नहीं पता होता है कि उसकी वाइफ चम कर रही है, बट दिस इज़ चेंजिंग एंड चेंजिंग वेरी फास्ट। ऑफ कोर्स मेरे को लगता है ये ज़्यादा इसका रिगार्ड इसमें देना चाहिए कि हम जिस तरह से पहले जो मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास, उसकी जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा थी, पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन काफ़ी ज़्यादा था। अब वो चेंज हुआ है, तो अब लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, और उसके बाद जब उनके पास में डिस्पोजेबल इनकम होगा तो ये वो इन सब चीज़ों में डिस्क्रिप्शंस में यूज़ करेंगे। आपने बहुत सही बोला, उसके साथ एक चीज़ और ऐड कीजिए कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। एब्सोल्युटली। जब वो घर में थे तो वो कुछ भी यूज कर लेते, बट नाउ वुमेन आर गोइंग आउट, द पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स इज इंक्रीजिंग व्हेन दे गो आउट। जब वो बाहर निकलेंगे तो, और उस समय अगर पीरियड्स में हैं तो उनको पीरियड केयर प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो कि काफी टाइम तक पहन सके। जैसे मेंस्ट्रुअल कप है, अब आप 12 घंटा पहन सकते हो, रीयूजेबल पैड्स है जो 8-9 घंटा पहन सकते हो। तो इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो ग्रो करेगा। पी सेफ का बात करते हैं, जो आपका मेन फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, उसका टॉयलेट सैनिटरी और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं, इसका कितना बड़ा मार्केट है अभी? सो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर आप समझ लो पूरे साल का अराउंड 25 करोड़ का होगा। उस 25 करोड़ में ऑलमोस्ट 22-23 करोड़ तो हमारे पास ही है, बट वो जीरो से चला है। हैंड सैनिटाइजर भी बहुत छोटा मार्केट था जब तक सार्स नहीं आया, सार्स के बाद अब कोविड नहीं आया। अब उसके 3 साल बाद क्या हुआ, अब वापस वो पहले जो 2 था वो जाके 4 पर बैठा हुआ है। अब कोई हाथ कोई भी फिर नहीं से नहीं करता। कर सो दैट्स व्हाट आई सेइंग कि इट्स अगेन इट विल टेक टाइम। ये सब चीज़ है जो कि एक जनरेशन लग जाते हैं इम्प्लीमेंट होने में। आई स्टिल रिमेंबर 2016 में भी मैं जब मुंबई में था, ग्वालियर में था, तो उस टाइम में मैं देखता था ओनली वेरी फ्यू, मतलब इलीट पीपल यूज टू यूज हैंड सैनिटाइजर। मतलब ये क्या यूज कर रहे हैं? आपको पता है हैंड सैनिटाइजर, आज हैंड सैनिटाइजर कैसे बना? 2007 में चाइना में सार्स आया था। उससे पहले लोग क्या करते थे, पेपर सोप यूज करते थे। मुझे याद है व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप हमारे पॉकेट में पेपर सोप की स्ट्रिप्स रहती थी। एब्सोल्युटली यस, Right? ट्रेन में यूज करते थे। एग्जैक्टली, ट्रेन में हमेशा ही रहती और थी। पॉकेट में रहती थी हमेशा, हाँ, वो वॉलेट के अंदर रहती थी। वॉलेट के अंदर रहती थी। तो जब चाइना में सार्स आया ना, तो 2 चीज फेमस हुई, एक हुआ अलीबाबा और एक हुआ सैनिटाइजर। ऑफ कोर्स बहुत कुछ हो गया, तो मैं 2 को मानता हूँ कि 2 चीज जो मेरे नजर में थी, 2 चीज थी। बिकॉज अलीबाबा इसलिए फेमस हुआ बिकॉज पीपल स्टॉप्ड गोइंग टू चाइना, और अलीबाबा ने ऑनलाइन आके बोला कि भैया तुम मत आओ, आप ऑर्डर करो, हम आपको शिप करेंगे। राइट। और सार्स, क्योंकि सार्स हाथ मिलाने से होता था, तो वही हाथ सैनिटाइज करो तो आप हाथ मिलाओ। वो चाइना में और वेस्ट कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इंडिया में मेन कोविड ने किया। आई विश ऐसा नहीं हो, कोई महामारी आए जिसके कारण टॉयलेट सीट सैनिटाइजर फेमस हो। टॉयलेट सीट सैनिटाइजर एक सिंपल प्रोडक्ट है, 180 रुपया का आता है, जिसमें आप 70 टाइम्स यूज कर सकते हो। आप घर में, ऑफिस में, पब्लिक वॉशरूम, तो हर कोई पब्लिक वॉशरूम में, आपके बेडरूम को वॉशरूम को छोड़ के, बहुत अफोर्डेबल है। बट इसको यूज करना पड़ेगा लोगों को, और रिपीट यूज करनी पड़ेगी, जस्ट फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। बट इंडिया में आपको पता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराते, तो ये कौन यूज करेगा? मेरे को पहली बार आपका प्रोडक्ट दिखा जब मैं एक पॉडकास्ट में ही बाहर गया हुआ था। आई वाज डूइंग विथ वन मिनिस्टर, एंड देन मैं वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने गया, वहाँ पे पी सेफ का प्रोडक्ट रखा था। वाह, बहुत अच्छी एंड बात दैट है। गॉट माई अटेंशन, और इट वॉज वेरी नाइस लुकिंग प्रोडक्ट, और अलग से दिख रहा है। मैंने कहा बाकी सब हार्पिक वगैरह सब साइड में थोड़ा कैबिनेट में रखा हुआ, विच इज़ फाइन, राइट, बट ये क्या प्रोडक्ट है जो डीओ जैसा दिख रहा है? सो इसको हमने ना एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बनाया कि लोग इसको कैरी करने में शर्माए नहीं, इसको राइट आपके फेस में करे। इसीलिए अगर इसका नाम देखें ना, बहुत ही इडियट प्रूफ नेम है ना, पी सेफ। सो आप उसको कैरी करो एंड फील प्राउड, बिकॉज वी एज अ मैन, वी ऑल्सो पूप अ डे, राइट, वी ऑल्सो हैव टू सिट ऑन दैट टॉयलेट सीट। तो हम क्यों नहीं यूज कर सके? मेरे इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि आदमी हैं, और वो भी टॉयलेट सीट सैनिटाइजर कैरी करते हैं व्हेन दे ट्रैवल। बैठना है तब तो टच होगा ही, तो आपको चाहे वो पी फॉर वुमेन हो सकता है बिकॉज दे हैव टू सिट एंड डू देयर एक्टिविटी,
but for men it is when नहीं, आपको ग्लोबली बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर मेन भी बैठ के पी करते हैं. जर्मनी इज वन ऑफ देम, okay. सऊदी अरेबिया सेकंड. सो ऐसा नहीं है कि सब स्टैंड एंड पी करते हैं. ठीक है. अब आपने मल्टीपल कंपनीज चलाई, एक टाइम पे आप सेफ्टी कार्ड भी चला रहे थे, एक टाइम पे आप उसी टाइम पे आप पीसेफ भी चला रहे थे. पीसेफ वाज अंडर सेफ्टी कार्ड. ओके. पीसेफ एज अ कंपनी जो कि रेडक्लिफ हाइजीन है, वो 2017 में चालू हुआ था, जब मैंने हर कंपनियों से अपना ऑपरेशनल रोल हटा लिया था. हम्म. सो 2017 जब ये 5 अप्रैल 2017 को मैंने रेडक्लिफ हाइजीन जो पीसेफ की ओनर है अभी, जब मैंने स्टार्ट किया था, फ्रॉम सिंस दैट डे आई एम नॉट बीन इन एनी ऑफ माई बिजनेस ऑन ऑपरेशनल रोल. कंप्लीटली आउट. ना मैं चेक पर साइन करता हूँ, ना मैं डायरेक्टर ऑफ कोर्स हूँ, बट मेरी कोई भी ऑपरेशनल रोल नहीं है. सिर्फ दिवाली पूजन पर जाता हूँ. But you own that particular as equity, right, as a company? फॉर्चुनेटली यस. It should be fortunately you have created that particular company. Yes, so इसमें आपका लीडरशिप का कैसे रहता है कि आपने कैसे 2-3 अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में हैं, तो आप इसको कैसे डिवाइड करते हो दैट हाउ शुड वी डिसाइड ऑन दीज पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की मार्केट में क्या चल रहा है, विजन क्या होना चाहिए, क्या आपने किया उस टाइम पे? लीडरशिप ये वो चीज़ है जिसमें कि आप लोग को एम्पावर करते हो मिस्टेक्स करने के लिए, और आप माइक्रो मैनेज नहीं करते हो. सो आई थिंक दैट हैज़ बीन माई सक्सेस. मैं उतना सक्सेस लीडर नहीं हूँ, बट जो भी मैंने किया है उसमें ये किया कि मेरे साथ जो भी थे उनको मैंने एम्पावर किया कि आप अपना डिसीज़न लो, आप मिस्टेक्स करो, और उस मिस्टेक से सीख के वो सेम मिस्टेक मत करो, दूसरी और मिस्टेक करो. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मेरे पास ऐसे, अगर मेरी तीनों कंपनी में से ऑफ कोर्स 100% ऑफ माय टाइम गोज टू पीसेफ, ऑलमोस्ट 35 लोग मेरे साथ मोर देन 25 ईयर से काम कर रहे हैं, 25 साल से. एंड दे हैव ग्रोन, दे हैव डन, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे भी कॉलेज से निकल गए, एंड दे हैव ग्रोन. अगर मैं ग्रो किया हूँ तो वो भी ग्रो किए हैं. मुझे बोलते हैं विकास, हाउ डू यू सिलेक्ट पीपल. मैं उन्हीं लोगों से काम करना पसंद करता हूँ जो कि फेलियर टेस्ट कर चुके हैं लाइफ में. दिस इज कम्प्लीटली इंडिविजुअल, कि somebody who has been in the bottom of the curve, he knew how to come up. जनरली जो सक्सेस हमेशा देखा है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वर्सेस जो फेलियर देख चुका है. सो आई ऑलवेज गो फॉर सेकेंड और थर्ड ग्रेडर रादर देन एन ए ग्रेडर. कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है, बढ़िया है. पता नहीं इसको कुछ भी अप्रोच बोल दो आकाश, बट मैं खुद एक बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला बंदा हूँ. आई हैव नेवर बीन अ गुड स्टूडेंट, नेवर बीन अ गुड एकेडमिकली. मुझे ये पता है कि हसलर हूँ, हमेशा फेल हुआ हूँ, लेकिन मुझे अगर बॉटम ऑफ द कर्व में डालोगे ना, तो मुझे या तो मैं लेफ्ट आ पाऊंगा या राइट आ पाऊंगा, लेकिन आ जाऊंगा. मेरा भी बिलीफ है, बिकॉज टीम को ना टाइम देना पड़ता है, उनके अंदर ग्रिट होना ज़्यादा ज़रूरी है टैलेंट से. अगर वो मतलब इफ़ दे आर विलिंग टू लर्न, इफ़ दे हैव दैट, इवन मीडियोकर मीडियम भी होगा ना, दे विल, इफ़ दे हैव दैट ग्रिट, पैशन है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है, ओपन टू फीडबैक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट देन टैलेंट की. मतलब ये बहुत अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में वो जो भी हार्ड वर्कर होगा, जिसके अंदर ग्रिट होगा, वो सीख जाएगा वो. लेकिन आजकल क्या है ना, जैसे YouTube में 3 सेकंड में एक व्यू है, तो ऐसा आ गया कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लाइफ में भी चाहिए, वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है. बट वो अगेन वर्क नहीं करता है. नहीं यार, ऐसा नहीं है, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ जेनजीज, बिकॉज आज इंडिया की ग्रोथ, ये सब चीज़ उनके ऊपर है. मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं एक 52 ईयर ओल्ड में आई हैव अ जेनजी ब्रेन. बट क्या है कि वी ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट कि बस लाइफ हैव चेंज्ड. जो 90s में था या 2000 में था वो नहीं है. थिंग्स हैव चेंज. अगर मैं आपको बोलूँगा कोई चीज़ रिसर्च करके दो, यार व्हाई यू वांट टू गो एंड डू ऑल दोस काइंड ऑफ रिसर्च, जाके गूगल करो, ये करो. यार आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको रिसर्च करके दे रहे हैं, आप उनसे यूज़ करो. बी द स्मार्ट वर्कर. सो अगर बोलेंगे यार मेरे को यहाँ से नोएडा से गुड़गांव जाना है, मैं, हमारे पास पहले ना आइशर मैप्स हुआ करती थी, ऑफलाइन मैप्स होती थी, वो पढ़ के क्यों जाओ यार, सीधा गूगल मैप में डालो. सो थिंग्स हैव चेंज, बट उसको कैसे प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सके, कैसे उसको फास्ट यूज़ कर सके. I think that many leaders of my age, I won't say all, but few of them, वो accept नहीं करते हैं कि यार we have to give power. जेन जी में भी मतलब 2 कैटेगरी में मानता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं बहुत सारे जेन जी के साथ वर्क करता हूँ. तो एक जेन जी में एक कैटेगरी है जो कि ओब्वियसली टेक्नोलॉजी उनके सामने बनी है, और उनके वो जब आए उससे पहले से ही गिवन था कि है, गूगल था, सब कुछ था, राइट. तो ओब्वियसली वो उनके
लाइफस्टाइल का हैबिट का पार्ट है, गूगल एंड एवरीथिंग, राइट। एंड उन्होंने आगे टेक्नोलॉजी ओनली बढ़ते हुए देखा है। लेकिन जो एटीट्यूड है ना, वो जेंजी, एक गुड जेंजी जो होगा, जो एक्चुअली इनेबलर बनेगा, उसके उसके अंदर वो एटीट्यूड वो होगा, हसलर वाला, एक डीप जाने वाला। और जो सरफेस लेवल पे काम करेंगे ना, वो आपको वैल्यू नहीं दे पाएंगे। भले वो टेक्नोलॉजी उन्होंने देखा है, सब कुछ है, वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। मेरे हिसाब से ना, वो शॉर्टकट्स ढूंढने वाले जो है ना, वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मिलेनियल होते या कोई और होता। लेकिन ये शॉर्टकट्स और सरफेस लेवल पे आज तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि डीप लेवल पे जाके काम किया जाए। किसी भी चीज़ में डीप पे जाने पे ही आपको मिलेगा कि एक्चुअली वैल्यू क्या है। शॉर्टकट थिंकिंग कि ये तुरंत हो जाए, शॉर्ट टर्म ब्रेन थिंकिंग, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो आज के टाइम में और बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको सोचना भी नहीं है, दे देगा चैट जीपीटी, राइट। बट अगर उसको डीप में जाएगा, क्यों है और मुझे क्या इसका एक्सपर्टीज़ है, मैं किस लेवल पे गेन कर रहा हूँ। तो जेन जी में भी दो कैटेगरी है, एक बहुत इनेबलर वाले जेन जी हैं जिनमें ये एटीट्यूड, ये करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें नहीं है, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है उनको कोई। और उनको मे बी द पीपल हु हैव दैट एक्सपीरियंस, they are able to identify and probably they don't like that kind of category. नो, मैं 100% एग्री करता हूँ आपके साथ। मैं इसको थोड़ा और बेटर करा देता हूँ कि प्रिविलेज्ड वन एंड नॉन प्रिविलेज्ड वन। जेंजीज भी अगेन प्रिविलेज्ड हैं, जो कि हर चीज़ उनको प्लेटर में मिला हुआ है। दे हैव resources, parents are working, they have all kind of money to learn and splurge, versus जो हमारे गांव से आते हैं, हमारे टीयर 3 टीयर 4 से आते हैं। आप देखो सक्सेस आज कंपैरेटिवली पीपल हु आर इन मेट्रोज, जो कि शुरू से एक्सपोज्ड हैं, वर्सेस जो टीयर 3 टीयर 4 से आते हैं, मैं तो यही मानूंगा। और आप देख लेना कि टीयर 3 टीयर 4 से सक्सेस बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज दे आर नॉट प्रिविलेज्ड, दे आर अगेन जेनजीज, उनका सेम दिमाग है, बट उनके पास वो सब चीज़ था नहीं जब वो ग्रो कर रहे थे, वर्सेस जो कि अर्बन में है। Right. Of course, they are smart, they can get into the best of the colleges, they can learn, बट अगर कंपेयर किया जाए, अगर रेशियो निकाला जाए, तो मैं ये बोलूँगा कि अर्बन वर्सेस सेमी अर्बन और टीयर 1 वर्सेस टीयर 3 एंड 4, आई थिंक टीयर 3 एंड 4 विल ग्रो वेरी वेल। इंडियाज growth is all about Bharat, it's not about India. राइट। आपने एक प्रोडक्ट पी सेफ में बनाया, उससे आपने अब 50+ SKUs बना दिए हैं, राइट। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? एडजेसेंसी कैसे देखते हो कि क्या अब आगे नया इसमें आप अगर इसको, इफ़ आई मस्ट से, FMCG ब्रांड बनाना है, तो कैसे देखते हो आप इसको? सो हमने एक FMCG ब्रांड ही बनाई है। आप एक प्रोडक्ट से आप एक D2C ब्रांड बना सकते हो, लेकिन एक FMCG ब्रांड नहीं बना सकते। सो जब हमने टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र निकाला, तो हमें आइडिया ये था कि यार हम हमेशा से ऑफलाइन भी जाएंगे, हम सिर्फ D2C नहीं करेंगे। D2C उस समय वर्ड भी नहीं था कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो देखिए इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, वी आर हेल्पिंग वुमेंस इंटीमेट केयर। सो आइडिया ये था कि कैसे हम वुमेंस हेल्थ को प्रायोरिटी दें। इसीलिए प्यूबर्टी टू मेनोपॉज का हमने एक स्केल लिया। प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, आप देखो प्यूबर्टी आजकल 9-10 साल से शुरू हो जाती है, और मेनोपॉज 40, 45, 50 तक जाता है। तो 40 ईयर्स ऑफ वुमेंस लाइफ आपके पास है। उसमें आपको क्या करना है, जो कि पी सेफ विल मेक एज एन एंट्री इनटू अ होम और इनटू अ पर्स। सो टॉयलेट हाइजीन के साथ में जो सबसे अच्छा फिट होता था, वो था इंटीमेट हाइजीन और मेंस्ट्रुअल केयर। प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, प्यूबर्टी आते ही आपको मेंस्ट्रुअल केयर चाहिए, जिसके अंदर ऑल्टरनेट पीरियड केयर्स हैं, या पैड्स हैं, या फिर आपको इंटीमेट वॉशेस हैं, या पीरियड क्रैम्प रिलीफ रोल ऑन्स हैं, या पैचेस हैं, या इंटीमेट पाउडर्स हैं। तो ये सब प्रोडक्ट उसके अंदर आते हैं। धीरे धीरे उसको और अगर ग्रो करना था, सो हम गए कि ग्रूमिंग के अंदर। सो हेयर रिमूवल इज ऑल्सो ग्रूमिंग। सो अंडर आर्म हेयर, बिकनी हेयर्स, फेस रेजर्स, स्वेट पैड्स, तो ये सब चीज़ उसके अंदर हमने ग्रूमिंग के अंदर लेके आए, या फिर वैक्सिंग करने के सामान जो हैं, और उससे एक्सटेंशन करने के लिए सेक्सुअल वेलनेस। सो डोमिना बाय पी सेफ जो है हमारा ब्रांड, उसके अंदर फीमेल कॉन्डम्स, लुब्रिकेंट्स, मसाजर्स, वो सब हमने निकाला। अभी मेनोपॉज तक हम नहीं पहुँचे हैं, बट दिस इज़ व्हाट पी सेफ इज़ ऑल अबाउट। We have 3 verticals, which is feminine hygiene, toilet hygiene, and grooming. And we have women from 10 years to 50 years primarily. And the idea is to become a great FMCG company coming out of India. सो ये प्रोडक्ट्स जो आपने लेके आए हैं, इसमें आपने मेन के साइड से क्या क्या प्रोडक्ट्स लाए हैं? So couple of products from the men's side है हमारे पास। एक है men's intimate wash,
मेंस इंटीमेट वाइप्स और स्वेट पैड. स्वेट पैड कैन बी वोर बाय बोथ मेन एंड वुमेन. सो ये तीन प्रोडक्ट हैं जो कि मेन के लिए है. टॉयलेट सीट सैनिटाइजर ऑफ कोर्स इज आल्सो यूज्ड बाय मेन. सो आपने ये प्रोडक्ट्स जो आप लेके आए, इसमें जो मेन प्रेमाइस आपका अभी आगे है वो क्या है? मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको फोकस करना है कि और प्रोडक्ट्स भी आप लाने वाले हो? सो हमने कोर प्रोडक्ट्स बना रखे हैं. 4 कोर प्रोडक्ट है हमारे पास. 10 हमारे पास फोकस प्रोडक्ट्स है, तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रेवेन्यूज देते हैं. 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि बाकी सब SKUs हैं. बट अगर एक FMCG कंपनी और एक न्यू एज FMCG कंपनी है, सो हमारी जो NPD होती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो हमेशा फिल रहती है. हम कुछ ना कुछ उसमें डेवलप करते रहते हैं. तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर्क ऑन 5 प्रोडक्ट्स. बट ज़रूरी नहीं है वो पाँचों प्रोडक्ट्स निकलेगा, राइट. तो साल में या क्वार्टर में हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं, तो साल में 4 प्रोडक्ट कोशिश करते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि वो 4 प्रोडक्ट 2 साल 3 साल रहेगा. हो सकता है उसमें से एक रहे या पहले वाले में से हम 2 बंद कर दें. बिकॉज when you are creating a category, when you are in a category which is very nascent, you have to keep on trying new products, but within that category. So हम जाके कोई मेकअप का सामान नहीं निकाल देंगे. Will be always present for women from puberty to menopause. चाहे उस प्रोडक्ट को बेटर करे, उसके फॉर्म फैक्टर अच्छा करे, उसके रियूनियन अच्छा करे, बट वी विल ट्राई टू डू दैट. सेक्सुअल वेलनेस एक टैबू है इंडिया में, और 10 साल पहले तो और ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा फिर भी नॉर्मलाइज हुआ है. लेकिन आप जो लॉन्च करते हो ये प्रोडक्ट्स, तो इसको कैसे देखते हो कि इसका डिमांड कैसे क्रिएट करे, इसको नॉर्मलाइज कैसे करे? आई डोंट नो कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, बट क्या इसमें एक्टिविस्ट और ऐसा कुछ भी आपको प्रोटेस्ट ऐसा कभी कुछ देखने को मिला कि मतलब वाई दिस, और ये खुल के इस बारे में बात क्यों हो रही है? सी आई बीन लकी कि मुझे कुछ तरह का प्रोटेस्ट तो नहीं मिला, बट वी हैव बीन वेरी सर्टनली टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल वेलनेस एंड प्लेजर इन अ वेरी मेडिकल टर्म्स से. कि आज अगर आपको वुमेन कॉन्डम यूज़ करना है, तो वी हेल्प विथ वुमेन कॉन्डम. उसमें होते हैं कि वी आस्क वुमेन टू टेक चार्ज. मीन्स by wearing condoms, they are actually taking charge of their unwanted pregnancy and unwanted disease, right? Why you always base on your partner to carry a condom? So we are empowering women to take charge on that. अगर हमारे sexual pleasure वाले products हैं, जैसे massages हैं, तो उसके अंदर भी ज़रूरी है कि आज women also, many women need these kind of products. बहुत सारे gynecologists भी recommend करते हैं at particular age. उसको हम धीरे धीरे एक subtly work, because there is very thin line between erotic and sensual. So we always remain on the sensual side, which is more medical, which is more need based rather than erotic. So once you do that, it become easy. अनफॉर्चुनेट है कि गूगल, फेसबुक ये सब एड्स नहीं चलाने देते. तो वी रिलाई ऑन आवर कस्टमर बेस. जो हमारी कस्टमर बेस है उन्हीं को हम ये ऑफर दिखाते हैं, उन्हीं को ये प्रोडक्ट्स समझाते हैं, और धीरे धीरे ये कैटेगरी बड़ी हो रही है इंडिया में, और होनी भी चाहिए. I think I've seen some ad on some OTT platform with, I think, one actress Radhika Apte about take charge, women condom and such. तो उन प्लेटफॉर्म से अलाउड है? हाँ, OTT में चलता है, टीवी में अलाउड नहीं होता. OTT चलता है, बट बट मेटा यूट्यूब वगैरह पे भी, मेटा पे नहीं चलता? मेटा गूगल पर नहीं चलता. यूट्यूब ऑफ कोर्स गूगल का है, तो उसमें नहीं चलता. स्पॉन्सर ऐड नहीं चलेगा. स्पॉन्सर ऐड आप ऑर्गेनिक तो चला ही सकते हो. और भी प्लेयर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को, मतलब आपका क्या शेयर है मार्केट में? सो सेक्सुअल वेलनेस हमारा बहुत कम शेयर है, बिकॉज दैट्स ओनली 1% ऑफ आवर रेवेन्यू ऑल्सो. ओके. सो बहुत सारे नए कंपनीज आई हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, बट वी वर वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट. बट हमने फोकस अपना टॉयलेट हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और ग्रूमिंग में दिया, हमने इसमें नहीं दिया था. सो काफ़ी लोग आए हैं, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि वो कैटेगरी को ग्रो करें. हाइजीन और पीरियड प्रोडक्ट्स डॉक्टर अप्रूव्ड, क्लिनिकली अक्लेम्ड, क्लिनिकली वैलिडेटेड, इस तरह के क्लेम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब बोला जाता है कि तभी जाकर के लोग इसको अडॉप्ट करते हैं. तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि एक्चुअली में वो वैल्यूबल प्रोडक्ट रहे, क्लिनिकली प्रूवन रहे, सो दैट ये सिर्फ मार्केटिंग स्पिन ना रहे, बट इट एक्चुअली बैक प्रोडक्ट विद द साइंटिफिक वैलिडेशन? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आकाश. हमारे हर प्रोडक्ट एक साइंस से बैक्ड है, राइट. अगर हम टॉयलेट सीट सैनिटाइजर उसको निकालते हैं, तो इट्स मैन्युफैक्चर्ड अंडर कॉस्मेटिक, अंडर ड्रग, जिसमें मैन्युफैक्चर होता है, तो वो वी टेक केयर ऑफ दैट कि सबकी लाइसेंस हो, राइट. देन अगर वो प्रोडक्ट निकल रहा है, उससे पहले हम उस पर एफिकेसी टेस्ट कराते हैं, उसके ऊपर डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट कराते हैं कि उसे इरिटेशन तो नहीं होता है,
वो सब सर्टिफिकेट्स होते हैं हमारे पास। अगर हम बायोडिग्रेडेबल पैड्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास FSC जो कि फॉरेस्ट का एक सर्टिफिकेट होता है कि इसके ऊपर बैम्बू यूज़ हुआ है या वुड यूज़ हुआ है या पल्प यूज़ हुआ है, तो उसकी सर्टिफिकेट है। कॉटन की सर्टिफिकेट्स हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कॉटन है, कि अगर ये बायोडिग्रेडेबल हो जाता है तो कितने दिन में होता है, तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। अगर हमारे वजाइनल वॉशेज़ हैं तो वो क्यों नेचुरल हैं, क्यों आयुर्वेदिक हैं, तो वो टेस्टेड है। तो अनलेस एंड अनटिल you as a startup, new startup, you follow these science backed product, people will not have faith on you. So we always go to the best of the manufacturers. We have a very strong R&D. इसीलिए हमें एक प्रोडक्ट को निकालने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। इवन पी सेफ की अगर बात करें, जो आप बताते हो यूटीआई और इन्फेक्शन रिस्क को कम करता है, तो इसका एक्चुअली साइंस कैसे होता है? लाइक हाउ डू यू सेपरेट दिस फ्रॉम एजुकेशन, फियर मॉन्गरिंग के हिसाब से कि यार ये फियर बेस्ड मार्केटिंग सेल्स करते हैं, टू एग्जैक्टली सॉल्यूशन बेस्ड कैसे बनाए? सो हमने कभी भी फियर बेस नहीं किया, और हम ये कभी नहीं करते हैं कि इट एलिमिनेट और इट डजंट लेट यू हैव यूटीआई, क्योंकि यूटीआई बहुत चीज़ से होता है, सिर्फ टॉयलेट सीट से नहीं होता। तो हम बोलते हैं यार, अगर आप टॉयलेट सीट से अगर वॉशरूम बॉर्न इन्फेक्शन होती है उसको अगर रिड्यूस करना है तो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल सोल्यूशन। सो ये मतलब इसके वजह से आपको आई थिंक ज़्यादा टाइम लगा होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर फियर बेस्ड आप रखते तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा वर्क करता है इंडिया में, जी, वो एथिकल नहीं होता। एथिकल नहीं होता। अब आप ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हो, सेफ्टी, एलर्जी, रेगुलेटरी में क्या रहता है? मतलब इस पे कुछ चेकिंग होती है? एब्सोल्युटली, इंडिया में कोई भी चीज़ बनती है जो कि पर्सनल केयर हो या हाइजीन बेस्ड हो, सब रेगुलेटेड है। सो देयर इज़ अ कॉस्मेटिक एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आपको बताना पड़ता है कि इंग्रेडिएंट्स कितने मात्रा में उस प्रोडक्ट्स में हैं। तो वो जो रूल ऑफ द लैंड है, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो रूल ऑफ द लैंड इज़ फॉलोड ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। आकाश, इसीलिए आज हम 8.5 साल में बैठे हैं, and we are one of the fastest growing feminine hygiene brand in India, and we are the largest after any incumbents. So I think इतने साल हम इसीलिए टिके रह गए और आगे ग्रो करेंगे because we follow the rule of the land. अभी बहुत सारे मिथ्स होते हैं हाइजीन को लेकर के। इवन अगर मैं बोलूँ हेयर लॉस में जो प्रिवेंट करेगा ऑयलिंग करने से, या फिर आपका इवन यूटीआई इन्फेक्शन पी सेफ जैसे आपका प्रोडक्ट है, तो इसमें काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं जो आपको बस्ट करने पड़ेंगे, राइट? आपको ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आपके पास में बहुत लगे ये बिजार है, ये तो पहले ही मर जाना चाहिए था, ये मिथ्स ऐसे क्यों हैं? ऐसे बहुत सारे हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट। मैं सिर्फ अपना प्रोडक्ट के लिए कमेंट कर सकता हूँ कि मैं कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि पीसेफ यूज़ करने के बाद आपको यूटीआई कभी नहीं होगा। यूटीआई में अगर 10 के कारण से होता है, जिसमें 2 कारण पब्लिक वॉशरूम है, उसमें भी 50% टाइम या 60% टाइम आपको यूटीआई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट फिर आप हाथ क्यों धोते हो? फिर आप हैंड सैनिटाइजर क्यों करते हो? फिर आप सीट बेल्ट क्यों लगाते हो? राइट? सीट बेल्ट के बाद भी एक्सीडेंट होता है, राइट? आप रोड ट्रैवल क्यों करते हो? आप एयर ट्रैवल क्यों करते हो? हर जगह रिस्क है। आप मत लो इंश्योरेंस, आप हेल्थ इंश्योरेंस मत लो, और अपने सेफ गार्ड के लिए ले रहे हो ना आप ये। तो वैसे ही है ये। और आज अगर 20 मिलियन 2 करोड़ वुमेन अगर हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किए हैं तो कुछ तो कारण होगा। और ये रिपीट कितना होता है परसेंटेज में अगर आप बात करो तो? कि टॉयलेट सीट सैनिटाइजर ऑलमोस्ट 40-45% रिपीट है अगर इसको मंथली टर्म में देखा जाए। विच इज़ गुड। बट इट शुड बी मोर। उसको एक टिपिकल CPG होनी चाहिए, कंज्यूमर पैकेज गुड। जैसे कोलगेट है तो वैसे ही, जैसे खत्म हुआ आप एक टूथपेस्ट लेके आओगे तो वैसे ही होना चाहिए। इट विल टेक टाइम। वी आर वेरी अर्ली अगेन, 7.5 साल हुआ है बट फिर भी बहुत अर्ली है। वी विल रीच देयर। D2C आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म हो गया है। आप तो उस टाइम से चला रहे हो जब D2C ऑफलाइन ऑनलाइन आपने सारा कुछ क्रैक किया। तो आप बताओ ये जर्नी कैसा रहा? आपने कैसे देखा कि इसको रिटेल में स्केल फास्ट कैसे कर सकते? क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? So Akash, D2C is only a channel. D2C can't be a business. आप अलग अलग जगह बेचते हो तो D2C एक चैनल है जो कि आप अपने वेबसाइट से डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हो, तो आपको कंज्यूमर का डेटा मिलता है, पैटर्न्स मिलते हैं, कहाँ से खरीदे, क्या डेमोग्राफिक्स है, वो मिलता है। वी एज अ ब्रांड वी ऑलवेज वांटेड टू बी एन FMCG, नॉट अ D2C ब्रांड। आज के दिन इफ आई टेल यू विल बी शॉक्ड कि हमारी जो D2C शेयर है हमारे रेवेन्यू में वो है लेस देन 5%। हम ई कॉमर्स में बेचते हैं, हम क्विक कॉमर्स में बेचते हैं, हम ऑफलाइन बेचते हैं। वी आर प्रेजेंट इन 45,000 स्टोर्स इन 100 cities इन इंडिया। वी आर प्रेजेंट इन 22 कंट्रीज। हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। सऊदी अरेबिया अलोन में 700 स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स में प्रेजेंट है सऊदी अरेबिया में। सो वी आर बिल्डिंग आवरसेल्फ एज एन FMCG ब्रांड। D2C is a great medium
टू लॉन्च न्यू ब्रांड्स, न्यू प्रोडक्ट्स, बिकॉज आप वहाँ पर फेल बहुत जल्दी हो सकते हो एंड यू कैन लर्न वेरी वेरी फास्ट। नहीं चला, बंद कर दो, राइट। बट आज के दिन अगर आप देखें, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस अगर एवरेज प्राइस है 200 रुपये, 200 रुपये में D2C में बेच के मैं कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ सकता, बिकॉज मुझे तो 650-700 रुपया खर्च करना पड़ेगा उसको लाने के लिए मेरे प्लेटफॉर्म पर। तो मैं ज़्यादा क्यों नहीं उसको ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स में बेच दूँ या उसको ऑफलाइन में बेच दूँ। हाँ, अगर आपके पास 1200, 1300, 1500 रुपये के प्रोडक्ट है, D2C विल वर्क वेरी फाइन, बट माई कॉस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट इज़ वेरी लो। तो आपने कैसे क्रैक किया ये ऑफलाइन, ये रिटेल आपका? शुरू से, बिकॉज 2017 में ही जब हमने लॉन्च किया, कोई के पास, रिटेलर के पास जाते थे, उनको तो बोलते सर घर में लेडीज़ हैं, यार एक ऐसा प्रॉब्लम बताओ जो ट्रैवल करते हैं उनको क्या, यार वॉशरूम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं बोला कि मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए दूँ जिससे कि जो UTI रिस्क है वो कम हो सकता है। अरे हाँ यार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दो मुझे, मैं रखूँगा। तो ऐसे धीरे धीरे हमने रिटेल करना शुरू किया। अब जो यूज़ कर रहे थे, लेडीज़ वुमेन्स यूज़ कर रहे थे, वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट को बोलने लगे कि मेरी UTI रिस्क कम हो गई है, मतलब यूटीआई इन्फेक्शन कम हो गया है, तो गायनोकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करने लग गई। हमारे पास सर आज तक कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला चैनल नहीं है, बट हमारे पास हज़ारों गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो कि पीसेफ को रिकमेंड करती है, और सिर्फ पीसेफ लिखती है, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर नहीं लिखती, इट्स अ जेनरिक नेम। सो ऐसे धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ, बहुत हमने एजुकेशन किए कॉलेजेस में, ऑफिस में, कॉरपोरेट्स में। 12 साल हो गए प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए, 8 साल हो गए कंपनी को, 8.5 साल। आई थिंक स्टिल द डे वन। सो आपका ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बनाते हैं ये, कि आप खुद से बना रहे हो? सो हमारे पास R&D है, NPD डिपार्टमेंट हमारे पास है। वी डिस्कवर द प्रोडक्ट्स, वी डिज़ाइन उसमें क्या जाना चाहिए, देन वी फाइंड अ ग्रेट मैन्युफैक्चरर पार्टनर, और वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। QC कैसे देखते हो, क्वालिटी कंट्रोल? QC दो तरह से होती है, एक उनके यहाँ होती है QC एज पर द लेड डाउन द नॉर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री। देन जब हमारे पास आता है, हमारे वे हाउस में हम रैंडम QC करते हैं ऑन द बैच लेवल। काउंटरफिट्स आर वेरी रैम्पेंट इन हाइजीनिक इंडस्ट्री, राइट? कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लाओ, उसका तुरंत काउंटरफिट, फेक प्रोडक्ट्स, उससे रिलेटेड चीप प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो आप स्पेसिफिकली कैसे स्ट्रेटजाइज करते हो टू वर्क बेस्ट टू बीट दिस नॉक ऑफ्स? फॉर्चुनेटली अभी हमारी इंडस्ट्री छोटी है तो इसलिए इतने नॉकऑफ्स नहीं आए हैं, बट एक प्रोडक्ट था जो कि मेंस्ट्रुअल कप्स है। उसके अंदर, क्योंकि वी सेल अराउंड 65,000-70,000 कप्स अ मंथ, जो कि पूरे इंडिया में शायद 1,10,000 1,20,000 की मार्केट है महीने की। उसके अंदर बहुत सारे लोग चाइना से ला के, बहुत सारे लोग नहीं बोलूँगा, स्पेशली इन 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 वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वन पर्टिकुलर स्टेट, जो कि अमेजोन में बेचने लग गए थे हमारी पैकिंग को बनवा के, उसके अंदर प्रोडक्ट डाल के। तो ऑफ कोर्स जब पता लगता है आपको, आप अमेज़न को कंप्लेन करते हो तो वो सेलर को हटा दिया जाता है, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैवंट सीन एनी नॉक ऑफ। सो आप जब ये बात करते हैं कॉन्डोम्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, तो आप इन सबको कैसे वेट इन करते हो कि इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करनी चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? ये डिसीजन कैसे लिया? सी, दीज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप की, बिकॉज दीज आर CNCs मशीन्स होती है, कॉन्डम्स एक अलग मशीन पर बनता है। तो अगर आप वो तरह की मशीन खुद लगाओगे तो आपको उतना मार्केट चाहिए जो अभी है नहीं। जो है नहीं, एंड इट्स अ वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव। हम्म। और उसके बाद आप एज एन एंटरप्रेन्योर, आपकी फोटे क्या है? आपकी फोटे है सेलिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर। बट फिर कुछ पेटेंट, कुछ ऐसा कुछ करते हो कि ट्रस्ट रहे कि ये जिस लेवल का फॉर्मुलेशन, जो चीज़ें चाहिए वो आपका आ रहा हो? एक तो ओबियसली गाइडलाइंस आपके होंगे, QC चेक आप कर ही रहे हो, लेकिन क्या कुछ पेटेंट्स वगैरह भी करते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स में, हाइजीन प्रोडक्ट्स में? सी, हाइजीन प्रोडक्ट में ऐसा कोई पेटेंट तो है नहीं, प्रोसेसेस हैं। तो प्रोसेस इज डिज़ाइंड, हमारी जो लैंग्वेजेस हैं पैकेजिंग में, दैट इज़ यूनिक फॉर अस, उसका हम प्रोसेस पेटेंट ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सबको नहीं पता होता है कभी, वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं। लोग कॉपी कर सकते हैं हर तरह के हिसाब से, ऐसे कोई बात नहीं है, कॉपी भी होती है। बट वॉट वी आर देयर इज़, वी आर ऑलवेज ahead of people in terms of developing our product. हमारे पास R&D बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो बड़े ब्रांड्स लाइक HUL, P&G जो जाइंट्स हैं, उन्होंने इस कैटेगरी में क्यों नहीं आगे बढ़े, या कुछ हुआ है इसमें उन्होंने लाए हैं प्रोडक्ट्स? सी, अगर पीरियड केयर में देखें तो P&G है, J&J है, यूनिचार्म है, किम्बर्ली क्लार्क है, वो ऑलरेडी हैं, सालों सालों से हैं, 100 साल से इस कैटेगरी में है। हम्म। बट वो पैड में है और हम नॉन पैड्स में हैं, नंबर वन।
टॉयलेट हाइजीन में बहुत सारी कंपनियां इंडिया की जो एमएनसीज हैं, इंडिया की जो एफएमसीजी कंपनीज है, वो आई और चली भी गई बिकॉज उनको मार्केट बहुत छोटा लगा। बट हम धीरे 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 बढ़ते रहे। अभी कितना बड़ा मतलब बिजनेस बन गया आपका इस कैटेगरी को लेकर के? ओवरऑल कंपनी पीसेफ कितनी बड़ी है? सो दिस ईयर वी विल बी डूइंग समवेयर क्लोज टू 200 crores। एंड कितने एम्प्लॉयज हैं? 300। दिल्ली में ही है, दिल्ली एनसीआर में, या ऑल ओवर इंडिया? मतलब गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिस है और हमारा वेयर हाउस है, मेन मदर वेयर हाउस, तो जहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास 150 लोग हैं, 130 के आसपास। और बाकी जो लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, जो कि हमारे सेल्स ऑफिसर्स हैं, जो कि रिटेल में जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर लेके डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करता है। इसमें इस इंडस्ट्री में मार्जिन्स बहुत कम बोलते हैं होता है, कितना मार्जिन आपको लगता है कि होता है? पैट अभी हम जस्ट वी आर नाउ एबिटा पॉजिटिव। पैट तो अभी नहीं बोलेंगे, बट मार्जिन है, अच्छी खासी मार्जिन है। मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड होता है, और व्हेन यू क्रिएट अ कैटेगरी तो आपको मार्केटिंग में बहुत स्पेंड करना पड़ता है। मार्केटिंग का आपका कितना मतलब परसेंटेज वो जनरली जाता है? सो अराउंड 25 से 26% हमारी जो एक्सपेंडिचर है ऑफ आर रेवेन्यू गोज इनटू मार्केटिंग। दिस इज ह्यूज। 100% था, 180% था शुरू में। लॉसेस पर थे, अब वो धीरे धीरे कम करके आगे अब रिपीट बढ़ने लग गई है, पर वो चीज़ है। तो आप एफएमसीजी कंपनीज को ले लो, एफएमसीजी कंपनी 20-25% करते हैं, तो हम उसी उसी कैटेगरी में हैं। क्योंकि इन सारे D2C FMCG दे आर नोन टू बर्न कैश। हम भी करते थे 1.5 साल पहले तक, बट उसके बाद से वी रियलाइज कि नहीं, हम प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। सो दैट्स इज व्हाई वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी। व्हेन डिड यू डिसाइड दैट पीसेफ जो है इसको ऑफलाइन जाना चाहिए? बिफोर द कंपनी वॉज फाउंड, 3 साल जो हम टेस्ट कर रहे थे, तो हम ऑफलाइन बेचते थे, ऑनलाइन बेचते थे। सो राइट फ्रॉम डे वन हम ऑफलाइन कर रहे हैं। एंड रिटेल में स्केल करने का कब आया टिपिंग पॉइंट की, मतलब या स्टार्ट से ही आपको वो भी था कि रिटेल में स्केल करना है उस लेवल पे? नहीं, स्केल तो करना ही है, धीरे धीरे करना है। तो 1000 स्टोर से 1500, 1500 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000। अभी कितने स्टोर्स हैं? इंडिया में 45,000 स्टोर्स हैं, मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड मिला के, इन 100 सिटीज इन ऑल द 30 स्टेट्स। काफ़ी मतलब ऑपरेशन आपका हैवी हो गया है। नहीं, आई थिंक एफएमसीजी रिलेटेड ऑपरेशन है। इट हैज़ टू बी अ नेशनल सेल्स हेड, देन देयर आर आरएसएम्स इन डिफरेंट रीजन। अंडर आरएसएम देयर आर एरिया सेल्स मैनेजर, अंडर एरिया सेल्स मैनेजर देयर आर सेल्स ऑफिसर्स, और सेल्स ऑफिसर के साथ में मर्चेंडाइजर्स होते हैं। सो दिस इज हाउ एन एफएमसीजी वर्क्स। एंड देन यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू हैव स्टॉकिस्ट। सो जो एक जैसे एफएमसीजी बिजनेस होता है वैसे है। एंड वी यूज टेक्नोलॉजी, वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा कंपनी, सो वी नो कौन से दुकान में, कौन से एरिया में क्या सामान बिकता है। अभी इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन है, और ग्लोबली जो आप सऊदी और हर जगह भेज रहे हैं 5% is our export, 95% is sales in India. तो उसके लिए बाहर में क्या आपने कैसे टाइप्स पार्टनरशिप किए है, या वहाँ पे भी सेल्स फोर्स है? एक भी सेल्स फोर्स नहीं है, एवरीथिंग यहाँ पर 4 मेंबर की टीम है। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में वी सेल ऑनलाइन थ्रू अमेजॉन। सो नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में हम अमेजॉन के थ्रू बेचते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अमेजॉन के वेयर हाउस में बेचते हैं सामान, वहाँ से बिकता है। एंड वी कंट्रोल बैक एंड और द फ्रंट एंड। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे जीसीसी है, चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका है, वहाँ पर वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर। दैट डिस्ट्रीब्यूटर बाइज फ्रॉम अस एंड दे सेल इट। वी हेल्प देम इन मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड अदर स्टफ। नो नाइस। ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, मतलब बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं, मतलब जो चाह रहे हैं इंडिया में भी। वीसी के लिए तो ये काफ़ी मतलब बढ़िया लुक्रेटिव, अगर आपने क्रैक कर लिया तो उनके लिए काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम उनको ऐसा चाहिए होता है। टैम बड़ा नहीं है ना। वहाँ फंसता है बात। टैम बड़ा नहीं है। आज से 7 साल पहले भी टैम छोटा था, आज भी छोटा है। पहले हम 2 करोड़ का सेल किया था पहला साल में, अभी हम अराउंड 200 करोड़ का कर लेंगे, तभी भी टाइम छोटा है, बट ठीक है। बट यूएस में टैम तो आप बोल रहे हो कि बड़ा होगा ना, ऑफ कोर्स, तो आप यूएस में क्यों नहीं फोकस कर रहे? इंडिया इतना बड़ा है यार, मैं क्यों यूएस जाऊं? और अब तो 50% टैरिफ देनी पड़ेगी। वो अलग है। हाँ, मैं क्यों जाऊं यूएस? जो अभी जो हमारे 5% एक्सपोर्ट भी है ना, हम जाके मार्केट नहीं कर रहे। ये सब इनबाउंड्स है। आपको अगर खर्चा किए बिना आपके प्रोडक्ट अगर दूसरे मार्केट में बिक रहे हैं, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं? इंडिया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए 30% पेनिट्रेशन है, अभी 70% को ये प्रोडक्ट भेजना है। बट बाहर में अवेयरनेस है ना ज़्यादा, वो आपको ज़्यादा जल्दी एक्सपोजर देंगे अगर उनको ये प्रोडक्ट सही लगा। दे आर विलिंग टू स्पेंड मनी। उसके लिए हमें भी पैसा बहुत चाहिए ना, बाहर बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे पास भी तो पैसे होने चाहिए होते हैं ना। तो आपने ग्रोथ के लिए वो नहीं सोचा कि कुछ बड़ा फंड उठाएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर बाहर जाएं, अगर यहाँ पे टेस्ट हो गया है? अगेन पर्पस यही है कि इंडिया में कैसे ग्रो किया जाए, और जो बाहर जो ग्रो होगा उसका सबसेट होगा। एज ऑफ नाउ हमारे नेक्स्ट 5 years प्लान में एक्सपोर्ट विल ग्रो ओनली अप टू 10%, और वो भी जो कि इनबाउंड्स आएंगे।
आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या चैनल पार्टनर से आता है, अमेजोन जैसे चैनल से आता है, या आपका रिटेल से आता है? सो हमारी जो पूरी सेल्स है वो 4 भाग में डिवाइडेड है। 30% कम फ्रॉम ई-कॉमर्स व्हिच इज़ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइका, मिंत्रा, ऑल दोज़ काइंड ऑफ वर्क। 30% comes from quick commerce, which is Blinkit, Zepto, Big Basket, Instamart. Around 30% comes from retail, offline, जो कि GT और MT है। और 10% में से आप 5% एक्सपोर्ट्स हैं और 5% इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स खरीदते हैं हमसे, B2B जो है कॉर्पोरेट्स खरीदते हैं वो जो है। So this is how our entire sales revenue stack has been divided. आपको अमेजोन प्लेटफॉर्म के थ्रू एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी मिला था, राइट? मेरी कंपनी को 2020 में जब संभव हुआ था तो वी गॉट दी एसएमबी ब्रांड ऑफ द एसएमबी ईयर। ब्रांड। We represented almost 6 lakh SMB brand, and we were the number one. I think that was God was kind that we got that opportunity. सो आप ये अमेजोन और इस तरह के पार्टनर को क्या देखते हैं? इट इज़ कॉम्पिटिटर टू यू, और इट्स अ नेसेसरी इविल, और इट इज़ समथिंग विच इज़ इनेबलर टू यू? It's an enabler. ये प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर इतने सारी जनता है, इतने सारे बायर्स हैं जो आते हैं और वहाँ आप अपने प्रोडक्ट को कर रखे हैं, उन्होंने एक सुपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया है। सो अगर अमेजॉन ई कॉमर्स में अगर हम 30% बेच रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, तो हाउ कैन आई से दे आर माई कॉम्पिटिटर्स। Which channel has the best CAC versus LTV today for you? कैक वर्सेज एलटीवी आप एक D2C ब्रांड को कर सकते हो। बट आप भी एक तो D2C आपका है ही ना। D2C 5% है हमारा, तो आप कैक तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना। कोई मेरा प्रोडक्ट देखा अमेजॉन में लेकिन जाके एयरपोर्ट में खरीद लिया, कोई देखा मेरे वेबसाइट में आके वो क्विक कॉमर्स में खरीद लिया, तो आई कैनॉट कैलकुलेट। बट मार्केटिंग का स्पेंड जो आप करते हो कैसे फिर निकाल? ओवरऑल 25% से 28% ओवरऑल कंपनी लेवल में है। अभी ये 22 कंट्रीज में कैसे गए आप? यही जो ऑर्गेनिक वे में जहाँ से डिमांड आया वैसे गए, क्या हुआ था? एग्जैक्टली। सो आफ्टर संभव जो कि एसएमबी ब्रांड ऑफ द ईयर मिला था, तो अमेजॉन हमें नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप में ले गया, तो वहाँ ऑलमोस्ट अराउंड 15 कंट्रीज उसके अंदर आ गए। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कीनिया, टंजानिया, जाम्बिया, ऑल दीज काइंड ऑफ कंट्रीज जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स आए। मंगोलिया में हम बेचते हैं। देयर इज समवन लेडी हु ऑर्डर्स फ्रॉम मंगोलिया। आप सोचो, मंगोलिया वहाँ पीसेफ जाता है। लेट्स से ये कंट्रीज प्रोडक्ट आपका मांगने लगे तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हुआ होगा, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज से आ रहा है। क्या आपका ऑपरेशनल बिगेस्ट किंक रहा है इसमें? कुछ नहीं, बिकॉज सी मैं 2002 से इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत इजी था। जो हमारे B2B वाले लोग थे उनको बोलता भैया ये ऑर्डर आया है, ये इंक्वायरी आ रही है, प्राइस दे दो, प्राइस आ गया, ऑर्डर आ गया, पैसे मंगा लो, पैसे आ गए, उसको भेज दो। क्या ये लॉन्ग टर्म जो आपका थिंकिंग है ये ज़्यादा, क्योंकि जनरली जब कोई चीज़ आने लगती है तो लोग उस पर डबल डाउन करते हैं और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ उसको पेनिट्रेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आप मतलब डबल डाउन उस पर नहीं करते हो, आप उसको ऑर्गेनिक वे में चलने देते हो। See, I cannot grow against the company's growth, against the category's growth. तो कैटेगरी जिस स्पीड में ग्रो कर रही है हम उसी में तो ग्रो करेंगे ना। आप सोचो, जब मैं आया था फेमिनिन हाइजीन वॉज 3,500 करोड़, आज 9,000 करोड़ है, 3x हुआ है। लेकिन मैं आज 0 से 200 करोड़ पर पहुंच गया हूँ। सो मैं उससे ज्यादा नहीं जा सकता ना। मैं तो 3x तो नहीं, मैं तो 200x हो गया एक तरह से समझिए। आप तो ज़्यादा ही गए मतलब। बट अभी हम 30-40% ग्रोथ हो रहा है मेरा ईयर ऑन ईयर, राइट? सो यू कांट ग्रो मोर देन द इंडस्ट्री। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया है कि बेसिकली एक टाइम पे आप सेल करने का सोच रहे थे, प्रोडक्ट ग्रो नहीं हो रहा था, काफ़ी इश्यूज थे, और फिर आपने उससे वापस यू हैव ओवरकम दैट, यू हैव कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो उस समय में कैसा फील हुआ? क्या क्या चैलेंजेस थे जिसको आपको सरकमवेंट करना पड़ा, उसके ऊपर आकर के आपको देखना पड़ा, और क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुआ आपके फिर? So this was before Redcliffe Hygiene, the legal name of the PSAFE, Okay. which was formed in 2017. जब आपका सेफ्टी कार्ड के अंदर तब सेफ्टी हुआ ये? कार्ड। सो 3 साल हो चुके थे। 2016 दिसंबर, मुझे फंड रेज करना नहीं आता। आई एम नॉट स्मार्ट कि पीपीटी कैसे बनती है, एक्सेल कैसे बनती है। मैं तो एक धंधा वाला बंदा हूँ, ऑफलाइन बंदा काम करता था। सो मैं किसी से पूछा यार इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है क्या? फर्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट यूटीआई ऑलमोस्ट 1 लाख बॉटल बेच चुके, रिपीट अच्छा है, बट किसी ने, और उस समय इतना ना स्टार्टअप, इतना इकोसिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ था 2016-17 में। लोग को पता नहीं था कितना बड़ा बन सकता है। सो लोग बोले यार 50 लाख रुपया देके ये ब्रांड मुझे दे दो। तो श्रीना बोली कि यू हैव क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट फॉर मी, व्हाई यू वांट टू सेल इट, वी डोंट नीड दैट मनी।
तो आई थिंक वो जो डिसीजन था अच्छा था, हमने रख लिया. एंड देन धीरज, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही मेट, he had a vision, he thinks big, उसके उसमें, and he changed the life of PSAFE as well as mine. कि उसने बोला कि let's make a company, आप मुझे 50% दो, 50% तुम रखो, and we'll try to make this company. तो उसके विजन से, उसके हेल्प से हमने रेडक्लिफ हाइजीन को फॉर्म किया, and he was 50% partner in that company. 2 साल तक उसने हेल्प किया in terms of giving me the perspective of how to look into a brand, how to create a vision. Of course purpose तो मेरा था, but I think उसके हेल्प से हमने वहाँ पर स्टार्ट की. तो जहाँ 50 लाख में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, 4 महीने के अंदर हमने 12 करोड़ के वैल्यूएशन में 3.5 करोड़ रुपया रेस किया था. फैंटास्टिक. लेकिन ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपने तो, ये आपका प्रोडक्ट है, आपका विज़न है, पर्पस है, आपने बनाया, राइट? कोई बाद में कोई आता है और अगर ये बोलता है, और आप ये भी बोल सकते थे कि लेट्स पुट इट, लेट्स से 70-30, राइट, और 60-40, बट 50-50 इज समवेयर. मतलब ये लोगों के डायलेमा आता है कि मैंने बनाया है, हम देख लेंगे. बट आपका उस समय क्या ऐसा थिंकिंग रहा होगा जी, आपने एग्री किया? आई थिंक मेरा एज 40 साल हो चुका था. हाँ. आई वॉज मेच्योर्ड इनफ, और हाँ. मुझे ये प्रोडक्ट लाना था. हाँ. अगर मैं उस समय 21-22 साल का, 25 साल का होता, तो मैं सोचता यार मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बहुत कम है, मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ. एट 40 माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वॉज वेरी हाई. मुझे लगा यार या तो बना लो या फेंक दो. सो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मनी और इक्विटी? फॉर मी, मनी एंड somebody who can guide me to how to run or create a brand. That Dheeraj taught me. He helped me in raising money. तो क्या हुआ आज 50 लाख से आज हम 200 करोड़ रेवेन्यू ना, Revenue. रेवेन्यू वैल्यूएशन तो वैल्यूएशन तो चलो वी डोंट टॉक अबाउट इट. बट कितना अभी आप करोगे? 200 है तो मान लो फॉर एग्जांपल 3x 4x करोगे एफएमसीजी ब्रांड की, उससे ज्यादा करोगे पी में? 4x तो रहता ही है. 4x रहेगा तो आप समझ लो 800 करोड़. वैल्यूएशन इज मोर ऑफ अ व्हाट यू कॉल यूनिकॉर्न, जो कि एक मिथ है. बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ पर्पस, हाउ मेनी पीपल वी हैव इम्पैक्टेड. उसके बाद आपने फंडिंग उठाई, मतलब हाँ, अभी तक हमने 80 करोड़ रुपए उठा चुके हैं. को फाउंडर आपने उनको क्यों चुना? मतलब विजन वगैरह आपने क्या रिसर्च किया, क्या आपने एग्जीक्यूशन में देखा कि ये कर सकता है? पता क्या, को फाउंडर्स वही होना चाहिए जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सके. कॉम्प्लीमेंट एज इन बहुत सारी चीज, जो मुझे आता था वो मुझे आता है, और जो उसको आता था वो मुझे नहीं आता. आई थिंक दैट्स व्हाट द मिक्स ऑफ अ फाउंडर एंड को फाउंडर इज. So he was there till 2 years, and then he started and went away and started his own something, and we are very proud of that. But again, Ritish, I want to bring in Ritish here. Ritish, who joined me when he was 19 and a half years, almost 20 years, just after the college in 2017 June, and in 2023, I made him the co-founder. So he's now 28 years old, with me for last 8 years, and he built PSAFE alongside me. He's a millennial, almost on the cusp of a Gen Z, right? He's a Gen Z, 97, तो आप Gen Z बोल सकते हो, millennial भी बोल सकते हो. So वो last 8 साल में, he has bought that skills, जो हो सकता है मेरे में नहीं हो, वो उसमें है. How to deal with the Gen Z, मगर मैं deal कर पाता हूँ. How to look at data, how to do an operational. I think the success of PSAFE is between me and Ritish and the team members, that we all work together. Are you good at picking right people, or are you good at afterwards delegating and giving them that ownership? क्योंकि मुझे लग रहा है कि either of the things or both of the things you have cracked really well, because multiple times, the 2 times finding out co-founder, they help you scale that business. And then even if that person has gone, you're still giving credits, which is really nice and which has to be done, of course, because they have contributed their part. And then another person has joined. Again, you have taken a bet on someone. How do you do that? I think God has been kind here, Akash. एक पर्पस ब्रांड है ना हमारा, उसको आगे तो जाना है. आई थिंक आई ऑलवेज बीइंग, यू कैन कॉल मी एन ओल्ड स्कूल, बट आई ऑलवेज बिलीव जो होना है वो होना है. एंड इफ यू ऑलवेज लुक आउट फॉर समथिंग विच इज़ नॉट देयर इन यू, एंड इफ यू कैन एक्सेप्ट कि आपको ये नहीं आता और उसको, उस बंदे को वो आता है, आपको उसके साथ काम करना चाहिए. मैं हमेशा से अगर हायर भी करता हूँ, आई ओनली हायर पीपल हु इज़ स्मार्टर देन मी, हु इज़ ऑलवेज बेटर देन मी, बिकॉज वो स्किल्स मेरे में नहीं है जो उसमें है, और मेरे में जो स्किल है वो उसमें नहीं है. एंड इफ यू कैन बी टुगेदर, आई थिंक दैट्स व्हाट PSAFE इज ऑल अबाउट.
अंडरस्टैंडिंग योर लिमिटेशन एज अ फाउंडर. बहुत जरूरी, आप हर कुछ नहीं कर सकते, तो आपको स्किल्स, आई एम नॉट गुड एट एक्सेल्स, आई एम नॉट गुड एट प्रेजेंटेशन, बट आई नो व्हाट टू गेट आउट ऑफ इट. सो पी सेफ एम्ब्रेस सेक्स पॉजिटिव बॉडी पॉजिटिव ब्रांड और ये सब जो एक कंजर्वेटिव मार्केट में आप ये कर रहे हो, तो हैव यू एवर लॉस्ट पार्टनर और इन्वेस्टर और कस्टमर बिकॉज ऑफ दैट स्टैंड यू हैव? आई डोंट थिंक सो. लोग है ना ये इस चीज़ पे बात नहीं करते, बट एवरीवन टॉक्स अबाउट इट बिहाइंड द डोर. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ब्रिंग देम इन फ्रंट. आई थिंक बिकॉज मैं ये कॉन्वर्सेशन करता हूँ, ए जो आजकल के यंग जनरेशन है वो इसको एम्ब्रेस करते हैं बिकॉज दे वांट इंक्लूसिविटी. सो दैट्स व्हाट माय कस्टमर्स आर. बड़े जो मेरे एज ग्रुप के हैं, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमें इसको टैबू बोला जाता था. सो वी are looking this as a positive change, so we embrace this as well. I think nobody says ki this is wrong. Any campaign that backfired being too bold? No, I think all our campaign worked very well. हमने बहुत strong campaign किए हुए हैं. Own the red, pass the cup, men buy pads, then bleed your way. So I think कभी कोई नहीं. In fact, one of my personal campaign was holding a blood-soaked sanitary napkin as a LinkedIn profile for 6 months myself. So you have to walk the talk, I think, yeah. Do you see sex positive branding as a ethical activism or smart growth hacking? Where is the line? Ethical way of growing, because we have to talk about it, and it's good that people are talking about it. Critics say brands like PSafe sometimes profit from women's fear of UTI, hygiene, anxiety. How do you defend that intent? I always eliminate the noises. I don't look, and don't bother me. Noises or trolls don't bother me. Stop looking. Just do what you are here for. अभी next आपके 5 years का या 3 years का बोले तो plan क्या है आगे? To have more and more people into the penetration और उसकी growth हो. So अगर 30% है तो कैसे हम उसको 50% कर लें, अपने आप business grow कर जाएगा, because there is enough room for everyone to play. So idea यही है कि कैसे हम awareness grow करें, कैसे हम more stores और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे. I think that will be the only goal for us. Revenue will come automatically. Menstrual products draw a lot of criticism because of the sustainability and जो प्लास्टिक यूज़ होता है, और इसमें काफ़ी ग्रीन वॉशिंग वगैरह का भी कंसेप्ट आता है कि लोग ऐसा बस दिखाते हैं कि दे आर सेफ, सस्टेनेबल, ग्रीन, बट इट इज़ नॉट देयर. आपने कैसे इसको टेक किया है? So आपको याद होगा मैंने कहा कि वी आर वर्किंग ऑन नॉन पैड कैटेगरी. सो नॉन पैड कैटेगरी में हमारे पास मेंस्ट्रुअल कप्स है जो कि रीयूजेबल है और एक मेडिकल ग्रेड लिक्विड सिलिकॉन से बनता है. देन उसके बाद बायोडिग्रेडेबल टैम्पॉन्स हैं, रीयूजेबल पैड्स हैं जो कपड़े से बनता है, रीयूजेबल पीरियड पैंटीज़ है जो कि कपड़े से बनता है और उसको रीयूज़ कर सकते हैं. सो आई थिंक 100 प्रोडक्ट अगर हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट है जिसमें से अराउंड 95% इज़ ऑल सस्टेनेबल, रीयूजेबल, और 5% ऑफकोर्स बिजनेस भी चलाने हैं तो पैड्स वाले भी हैं, बिकॉज 90% पैड्स प्लास्टिक वाले हैं. तो वी आर ऑल्सो डूइंग, बट हम 100% सस्टेनेबल नहीं हैं. 95% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर ऑफ कोर्स सस्टेनेबल. आप जो कुछ कैंपेन करते हो इसके रिलेटेड टू विथ स्कूल्स एंड विथ NGOs टू रिड्यूस UTI, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिग्मास एंड चेंज जो लाना है, इसके लिए आपकी क्या पार्टनरशिप रहती है अभी? काफ़ी पार्टनरशिप हमने किए हैं. वी एक्चुअली गो टू अ CSR कॉर्पोरेट्स. उनकी CSR जो फंडिंग होती है, उनको बोलते हैं कि यार आप एक प्लास्टिक पैड्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप क्यों नहीं एक रीयूजेबल पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप्स डिस्ट्रीब्यूट करो. And then we connect with NGOs who use the CSR funds and our product to distribute it. But apart from that, we have a zero period campaigns. जो याद है अपने कॉलेज स्कूल्स में एक जीरो पीरियड होता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो एक कैंपेन है. तो हम स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों को, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम सिखाते हैं अबाउट उस जीरो पीरियड में अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन. सेकेंडली हम बहुत सारे टाइप्स किए हुए हैं इंडियन नेवी के साथ में, इंडियन स्पोर्ट्स में वी वर द हाइजीन पार्टनर फॉर द नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया में. सो जब यंग गर्ल्स कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसमें अगर वो पीरियड्स में है तो उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी. सो we'll teach them. So these are the all connects we do. You started PSafe first being your wife as director. आपने बाद में co-founder भी लाए, राइट? तो आपके सबसे ज़्यादा टफेस्ट co-founder कन्फ्लिक्ट या अपने वाइफ के साथ एज अ डायरेक्टर कन्फ्लिक्ट क्या है? या देखो, बीवी के साथ सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट तो होता ही है, बट वो बिजनेस में नहीं होता. बट आई थिंक आई हैव बीन लकी, आकाश. ऑल माय co-founders हैज बीन ग्रेट. दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. कन्फ्लिक्ट कहाँ होता है? जब आपके पास ईगो आ जाए
or I think I don't have that kind of ego. I always there to learn from their talent, और जो मुझे नहीं आता मैं बोल देता हूँ, अगर उनको नहीं आता मैं बता देता हूँ. I think that's the best way to have a partnership. आपके अंदर ईगो क्यों नहीं है? मतलब लाइक यू थिंक जनरली जो इतनी बड़ी कंपनीज बार बार आपने मल्टीपल कंपनीज बनाई हैं, तो इट्स बाउंड टू हैपन, लाइक ईगो थोड़ा आता है कि ओके आई नो दिस हाउ टू डू इट, मैंने किया है. पहले था, while growing up, I was very harsh. I was very blunt. I think with age, with maturity, with success or failure, you learn. And I think I have learned the hard way. Yes, that makes you humble. All right, you have invested in 20 plus startups, right? Was the single biggest unit economics mistake you see founders do? They invest in something which they don't know about it. How? बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, बिकॉज वी आर नॉट एन VC और अ फैमिली ऑफिस. वी इन्वेस्ट आवर ओन मनी एंड वी इन्वेस्ट ऑन फाउंडर्स रादर देन बिजनेसेस. बट बहुत बार होता है कि हम मिस्टेक्स भी करते हैं. मेरे से बहुत मिस्टेक्स हुई है, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है, बहुत सारी कंपनी से मुझे प्रॉफिट भी मिला है. बट आई थिंक भेड़ चाल वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए. कुछ तो उस बिज़नेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो आगे चल के चलेगा या नहीं चलेगा, उसके अंदर बर्न होगा या नहीं होगा. फाउंडर्स ठीक है, फाउंडर्स पर आप बेट कर रहे हो, बट थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में भी पता होना चाहिए. You have said you celebrate exits, not funding. Can you give us example of that philosophy? एब्सोल्युटली यार, आप अगर आप देखो हमारे आसपास में किसी को भी फंडिंग मिलती है वो हर जगह पहुंच जाएगा. मैंने भी पहुंचा हूँ, लेकिन आई लर्न द हार्ड वे कि यार फंडिंग इज़ योर मोस्ट एक्सपेंसिव डेट. आप किसी के पैसे को लिए हो और आपको उसको ग्रो करना है. आप उसको सेलिब्रेट क्यों करते हो? सेलिब्रेट कब करोगे? जब आप एग्जिट करके पैसा बनाओगे. जब आप फंडिंग रेस करते हो, फाउंडर कभी पैसा नहीं बनाता, वो कंपनी को पैसा मिला है. You invest in unconventional founders. What obvious trait you look at will you back entrepreneurs? आपने बोला भी कि मैं founders पे बेट ज़्यादा लेता हूँ, राइट? तो क्या ऐसे आप ट्रेट्स देखते हो जिस पे आपको लगता है कि आई शुड बैक दिस, जो मोस्टली VCs नहीं लेते हैं, आपको लगता है? सी, मैं बहुत अर्ली एज इन्वेस्टमेंट करता था. अभी तो लास्ट 2-3 साल से मैंने किया नहीं है. मैं एक्चुअली आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 2014-15 से, जब इन्वेस्टमेंट इतना था नहीं. बेसिकली अगर ये देखा जाए कि मैं अपने आप को देखता हूँ उनमें कि वो कैसा है, क्या उसको पैसे के कारण तकलीफ हो रही है, क्या मेरे आज 5 लाख 10 लाख के कारण उसको कुछ हेल्प मिल जाएगा, क्या वो कर सकता है कि नहीं. क्योंकि I have suffered a lot while I growing up in terms of various businesses. मेरे पास पैसे नहीं होते थे या कैसे भी है. उस समय तो इन्वेस्टमेंट ये सब होता नहीं था. आप तो बैंक से ले लो या पर्सनल लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड से ले लो. मैं सब कुछ किया हूँ वो सब. तो अगर मेरे पास अगर कुछ स्पेयर पैसा पड़ा है अगर उसको मैं दे दूँ और वो अगर उस पर काम कर जाए और मेरे को रिटर्न दे दे, राइट, देन व्हाई नॉट. अगर मैं आपसे एक एडवाइस चाहूँ फॉर आवर यूथ जो करियर बनाना चाहते हैं, किसी कंपनी में जॉब करके एक बढ़िया करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए वन पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा? नो, बी ऑलवेज फुलिश एंड लर्न. आई थिंक अगर आप कोई इंडस्ट्री में जाते हो उसको टाइम दीजिए, आप सीखें, लोगों से सीखें एंड रेडी टू टेक ऑर्डर्स, राइट. हम क्या होता है बहुत बार ऑर्डर्स नहीं लेते, यार हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. बट आई थिंक मेरा यही एडवाइस है कि कोई भी काम आप करते हो उसको टाइम दें. आप 6-6 महीने में आप जॉब चेंज मत करें. You have to give certain time to learn about it. And if you have learned something at least for 4-5 years, and if you want to learn anything else, switch that particular category or switch that particular business rather than particular or going to a competitor, because that will always help you in learning more as an individual. And who knows that after 10 years, right, आप 22 साल में जॉब कर रहे हो, जब आप 32 या 35 साल के हो, आप उस समय कोई नया बिजनेस चालू कर सके. One. Second, I will always say that to any entrepreneurs, work somewhere. You should understand how to take orders. When you become an entrepreneur, you will know how to give orders or how to make your people work for you. Because जब तक आप वो नहीं सीखे हैं, it will be very difficult. नहीं तो फिर आप मैं ही मैं में रह जाएंगे. तो बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी के अंडर सीखना ज़रूरी है. Nice and full of wisdom this answer was. So well, thank you so much Vikas sir for joining in and giving us such a insightful and imparting knowledge to our audiences like this. I hope that we have
given them a lot of things to think about, even in the hygiene and sexual wellness sector, what you have built. There are a lot of wisdom which I can see from this particular segment कि आपने कैसे हेडविंड को क्रैक किया, हेडविंड्स के आगे बढ़ के आपने एक कैटेगरी बनाई, और जो भी चीज़ें आपने की है हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, वो बहुत इंस्पिरेशनल है सर. सो थैंक यू सो मच. No, thanks for having me. I really enjoyed talking to you. It was a great, couple of hours.